पहले अंधेरे में एक हल्की सी रोशनी छत से नमूदार हो रही थी। वो रात में घुप अंधेरे में बैठे बिना किसी खौफो खतर के इर्द गिर्द के फैले अंधेरे में चारपाई पर पांव फैलाए बैठी हुई, सर किताब में दिए, मोबाइल की टॉर्च ऑन किए कुछ पढ़ने में मसरूफ थी। वो रात के इस पहर उठकर अक्सर तहज्जुद की नमाज अदा किया करता था। रमज़ान में कुछ अलग हिसाब किताब से रूटीन को बनाकर वो इसी पर अमल पैरा हो जाता था। वो कमरे के बने इस घर के छोटे से सहन में अम्मा जान चारपाई पर सो रही थी। वो वजू करने की घर से उठकर सहन में लगे बेसन के पास जाकर वजू करने लगा, लेकिन छत पर से सीधे बेसन की दीवार पर पड़ती रोशनी से वो ठिठक कर सीधा होता। छत पर गर्दन ऊपर को उठाई देखने लगा। रोशनी हिलती जुलती झिलमिलाती उसका अक्स बनाती महसूस हो रही थी। शाफिज सीढ़ियाँ चढ़ता ऊपर की सिमत बढ़ गया। तवक्को के ऐन मुताबिक वो हस्बे मामूल रात में छुप कर सहरी से पहले नॉवल पढ़ने में मसरूफ थी। अम्मा जान कितना मना करती थी, रमज़ान में ज़्यादा वक्त इबादत का दिया करो, सारे फजूल काम छोड़ दिया करो, लेकिन एजल के कानों पर जूं भी कहाँ रिकती थी। वही करती थी जो उसकी अपनी मर्जी होती थी। वो सीने पर बाजू लपेटकर आंखें छोटी की उसे घूरने लगा। वो किसी की मौजूदगी महसूस होने पर सर उठाकर सामने देखने लगी। इससे पहले वह उसे अचानक देखकर चीख पड़ती शाफे ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। बदतमीज, खुद तो मरोगी, साथ मुझे भी मरवाओगी। वो मुंह पर से हाथ हटाते हुए डपट कर बोलता हुआ पलंग पर बैठ गया और एजल कार्ड से गिरा हुआ मोबाइल किताब के ऊपर से उठाकर उसकी टॉर्च बंद करते हुए उसे देखने लगा, जो तेज़ नज़रों से उसे देखती लंबी सांस भर रही थी। पागल हो क्या, ऐसे कौन डराता है शाफे? वो उसके हाथ से मोबाइल छीनते हुए बोल रही थी। उसे अचानक किसी चीज़ के सामने आ जाने पर ऐसे ही डर महसूस होता था और वो अक्सर यूं ही चीख पड़ती थी। तुम अपनी बात रहने दो, मैं ना भी डरूं तो डर ही जाती हूँ। शाफे ने नींद से खुमार ज़दा होती आंखों को जागते हुए देखकर नफ़ी में सर हिलाते उस पागल लड़की को देखा, जो नावल के मामले में बिल्कुल पागल थी। खालाजान कमरे का चक्कर लगाती हैं, इसलिए यहाँ आकर पड़ी थी। जहान सिकंदर को जितना पढ़ो उतना कम है। वो उसे यूं ही अक्सर स्टोरीज सुनाया करती थी। जहान सिकंदर की स्टोरी उसे अब रट चुकी थी। ये जहान सिकंदर छुपा हुआ जन्मुरीद तुम्हें क्यों इतना पसंद है? इससे अच्छे अच्छे हीरोज़ हमारी असली ज़िंदगी में हैं। वो चिढ़ते लहजे में हमेशा की तरह उसे जहान के शहर से आज़ाद करने के दर पर था, मगर वो भी अपने नाम की एक थी। कुछ वक्त बाद कोई दूसरा हीरो ले आती थी, जिसकी तारीफ में ज़मीन आसमान एक कर दिया करती थी। फिर दोबारा जहान की खसूसियत गिनवाने का दौरा पड़ जाता था। तुम्हें क्या मालूम, जहाँ के बारे में तुम तो बोलोगे ही। वो बुरा ही मान गई थी। अरोमा को कमरे में छोड़कर यहाँ बैठी नवल पढ़ रही हो। चलो उठो, 2 बज रहे हैं, तहज्जुद पढ़ो। वो हाथ पकड़कर उसे खड़ा करने लगा, जिस पर एजल का मुंह देखने वाला हो गया। ऐसे हीरो ज़िंदगी में चाहती हो तो अल्लाह से मांगो। वो मज़ीद बोलते उसको लालच देता, उसके पाँव की जानिब स्लिपर रखने लगा। वो ऐसा ही था, हमेशा ख्याल रखता था, समझाता, लेकिन एजल को उसकी परवाह अपने लिए फ़र्ज़ लगती थी कि वो उसका कज़न है, उसके साथ बचपन से रहा है, उस पर लाजिम है वो उसका ख्याल रखे, बातें सुने, ज़िद्दें माने। एजल सफ़ेद रंगत की हामिल 20 साला लड़की थी। वो शाफे से 5 से छोटी थी। एजल के पेरेंट्स उसे छोड़कर चले गए थे जब अम्मा जान ने महज अपनी 3 साल की लाडली भांजी को अपनी आगोश में भरकर ममता निछावर कर दी, जबकि उनकी अपनी बेटी अरोमा महज उस वक्त 2 वर्ष की थी। शाफे 8 साल का था, लिहाजा ज़्यादातर वो एजल को संभाल लिया करता था। अम्मा जान के शोहर का अरोमा की पैदाइश से पहले ही इंतकाल हो चुका था। गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। सिलाई करके जितना हो सकता था वो तीनों को पालने में, पढ़ाई के अखराजात पूरे करते फिक्रमंद सी ज़िंदगी गुजारने में मसरूफ़ थी। शाफे जब कुछ बड़ा हुआ तो एक परचून की दुकान में बैठना शुरू कर दिया, जिससे शाफे की फ़ीस का खर्चा निकलने लगा। शाफे ने मज़ीद मेहनत करके ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, जिससे वो अब अरोमा और एजल की फ़ीस अदा किया करता था। एजल और अरोमा का ख्याल रखना जैसे उस पर फ़र्ज़ था। उसे शुरू से मालूम था एजल उसकी कज़न है। कुछ बड़े होने पर वो अपने दिल में एजल के लिए जज्बात पैदा होते महसूस करने लगा। यही बात उसे खुद से खफा करती थी। इतनी छोटी सी उम्र में किसी को दिल दे बैठने की क्या जल्दी थी? लेकिन भरे भरे गालों वाली एजल थी ही इतनी प्यारी कि उसे देखकर ही प्यार खुद ब खुद होने लगता था। एजल को मालूम था वो उसकी खाला अम्मी हैं, वो दोनों उसके कज़न हैं। अपनी खाला के लाख कहने पर भी एजल ने शाफे को भाई नहीं कहा था। शाफे नाम जो बचपन से ज़ुबान पर चढ़ा था वो अब तक ज़ुबान पर वैसे ही धरा था। आहिस्ता आहिस्ता शाफे और एजल सीढ़ियों से उतर आए थे। शाफे एजल को अपने कमरे में ले आया था, क्योंकि जैसे ही वो उसे इसके कमरे की जानिब जाने का इशारा देने लगा, वैसे ही अम्मा जान की आंख खुल गई थी। शाफे, तुम ना होते तो मैं खाला अम्मी के हाथों मारी जाती। वो लंबी सांस भरती 3 बल डाली, चुटिया को आगे करती हुई बोली, शर्म करो एजल, इस वक्त इबादत का है, ये वक्त इबादत का है। तुम नावल पढ़ रही हो, जाकर सो ना जाना, तहज्जुद पढ़ना, मेरे लिए दुआ करना जॉब मिल जाए, वरना तुम्हें ईद पर शॉपिंग कौन करवाएगा। वो अपनी जॉब को लेकर हद दर्जा परेशान था। वैसे ही महंगाई की चक्की में पिसती हुई वो गरीब आवाम, ऊपर से बेरोज़गारी का बढ़ता हुआ रुझान। ऐसे में शाफे 14 जमात पास करने के बाद भी अभी तक अच्छी नौकरी नहीं ढूंढ सका था। शाफे में फ्रूट के ठेले पर जाकर एक बुजुर्ग की मदद करके नेकी कमा लिया करता था। वो पैसे देते तो उन्हें मना कर दिया करता था। रात में ट्यूशन पढ़ाकर कुछ पैसे महीने के आखिर में अम्मा के हाथ पर रख दिया करता था। मुश्किल से चलती इस जिंदगी में वो बस चंद हज़ार की एक जॉब चाहता था। मुझे तुम कहीं से भी ईद की शॉपिंग करवाओगे, हर साल करवाते हो, जॉब लगे या ना लगे, समझे? वो उंगली उठाकर शाफे की जानिब धमकी देने लगी। शाफे होले से हंस दिया। ओके मैडम, आपका हुक्म सर आंखों पर। वो गर्दन हुक्म मानने वाले अंदाज से झुकाते हुए बोला तो एजल भी हंस दी। शाफे ने बाहर झांका। अम्मा जान तहज्जुद की नमाज अदा कर रही थी।
अपने जहान भाई को छोड़ो और कमरे में पहुंचो। सलाम फेरते ही अम्मा जान ने तुम्हारे कमरे का रुख करना है। वो आने वाले वक्त से पहले से आगाह करते हुए इजल को बाहर भेजते हुए खुद ढाल बनकर कमरे तक छोड़ाया और फिर वजू करके वापस कमरे में पहुंच गया। नमाज के लिए नियत बांध ली। दूसरी तरफ इजल ने मोबाइल और किताब को टेबल पर पटका और चादर तानकर लेटते ही सो गई। शाफे की सिखाई इतनी सारी बातें वो नींद पूरी करके अब जाया कर रही थी। अम्मा जान सलाम फेरने के बाद उठी और दोनों को मुश्तरका कमरे की जानिब रुख करते हुए दोनों के सिरों पर पहुंच गई। उठ जाओ, नीस्ती फैलाती रहती हो, दोनों नमाज का वक्त हो गया, उठो। वो दोनों को हिलाती हुई मुसलसल बोल भी रही थी। एजल अभी सोई थी, टस से मस नहीं हुई, जबकि तीसरी आवाज़ पर रोमा उठ बैठी थी। अपना चश्मा ढूंढने के बाद आंखों पर लगाते जमाई रोकते बाहर निकल आई थी। वजू करने के बाद कमरे में पहुंची जहाँ एजल पर अम्मा जान की आवाज़ का कुछ असर नहीं हुआ था। वो वैसे ही सोई हुई थी। अरोमा की लाख कोशिश के बावजूद भी अरोमा उसे उठाने में नाकाम ठहरी थी। वो तीनों तहज्जुद पढ़ने के बाद सहन में पड़े पलंग पर बैठ चुके थे। एजल अभी तक नमाज पढ़ रही है। शाफे ने कुरान पाक को चुमने के बाद अरोमा से पूछा, नहीं सो रही है। अरोमा जवाब देती जल्दी से कुरान पाक खोलकर बैठ गई। अम्मा जान सहरी के लिए आटा गूंदने में मसरूफ़ थी, जबकि वो दोनों तहज्जुद के बाद कुरान पाक की तिलावत किया करते थे, जिसमें कभी कभी एजल साथ दे दिया करती थी। ये लड़की न जाने कब सुधरेगी, न दीन की खबर है न दुनिया की परवाह। अम्मा जान की आवाज़ ने दोनों को तवज्जो किया। वाकई वो अपनी भाजी की जिद्दीपन से बहुत तंग थी। अरोमा तेज़ रफ्तारी से तिलावत कर रही थी। उसे अपने भाई से आगे निकलने की बहुत जल्दी थी। शाफे देखकर मुस्कुराने लगा। वो बुलंद आवाज़ में तिलावत करता सहर सा तारीख कर रहा था, जबकि अरोमा हल्की आवाज़ में ज़ेर लब तिलावत में मशगूल थी। सहरी से 15 मिनट पहले शाफे ने जाकर एजल को उठाकर बिठा दिया था। क्यों अम्मा जान से डांट सुनने वाले काम करती हो एजल? वो बेचारे से जितना उसे डांट से बचाने की कोशिश करता था, वो अपने लिए खुद डांट को मुख्तिस किया करती थी। खाला में को मौका चाहिए होता बस वो अंगड़ाई लेती, उल्टा उन्हें ही हर बात में कसूरवार समझती थी। बाद में सबके कसूर गनवा लेना, सहरी कर लो, टाइम खत्म होने वाला है। वो ट्रे उसकी जाने बढ़ाता हुआ ट्रे उसकी गोद में रख गया। पराठा और चाय की शौकीन एजल ने शाफे की बात सुनकर जल्दी जल्दी खाना शुरू किया। शाफे सहरी कर चुका था, बस एजल को करवाना चाहता था, जिसमें वो पिछले 30 मिनट से कोशिश में लगा हुआ था और अब कामयाब हुआ था। उसके खाने के बाद शाफे पानी का गिलास उसकी जाने बढ़ाकर खुद भी हलक से जल्दी जल्दी पानी के घूंट उतारने लगा। अजान होने में बस कुछ ही मिनट बाकी थे। शाफे तुम शादी मत करना। अचानक हेजल की बात पर शाफे को पानी का फंदा लग गया। वो खांसते हुए एजल को देख रहा था, जो परेशानी से उसकी बैक पर थप्पड़ रसीद कर रही थी। तो मुझे मार रही हो या बचा रही हो? वो कमर पर हाथ रखकर आंखों की नमी को साफ करते हुए पूछ रहा था। मैं तो कमर से हिला रही थी, तुम ही खांस रहे थे। वो मुंह बनाती उठ कर बैठ गई। अच्छा शादी क्यों ना करूँ मैं? वो जिस बात पर पिछले कुछ मिनट अजियत में रहा था उस बारे में पूछने लगा। क्योंकि फिर मेरा ख्याल कौन रखेगा? मेरा शहजादा मुझे लेने बाद में आएगा ना, मैं अभी छोटी हूँ। वो मज़े से आंखें पटपटाते हुए बता रही थी। मैं इसीलिए शादी ना करूँ कि तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाऊंगा? वो हंसकर पूछ रहा था। एजल ने मासूमियत से सर हिला दिया। क्या मालूम मेरे जैसा ख्याल रखने वाला तुम्हें मिल जाए फिर? वो पूछकर उससे देखने लगा। जहाँ वो कुछ सोच रही थी, दूर से अजानों की आवाज़ें आने लगी थी। हाँ लेकिन वो अमीर हो, मुझे रोज़ गिफ्ट दिया करे, बड़ी सी गाड़ी में घुमाया करे, मुझे बहुत सारे मुल्कों की सैर करवाए, और जहान की तरह। वो बोल रही थी। शाफे ने अपने दिल में होती चुभन पर उसे मजीद बोलने से रोका। बस बस स्टॉप करो, नमाज का वक्त हो गया है। वो बोझल दिल लिए वहाँ से उठाया था और बर्तन सिंक में डालकर बाहर मस्जिद की जानिब बढ़ गया। दिल में अभी तक हुक सी उठ रही थी। एजल को शहजादी के नाम पर केयरिंग से ज़्यादा अमीर हमसफ़र की तलाश थी। वो अमीर नहीं था, ना ही उसकी ख्वाहिशात को पूरा कर सकता था, लेकिन फिर भी उसकी ख्वाहिश पर उसने आमीन कहा था। मोहब्बत चीज़ ही ऐसी थी कि अपने महबूब को खुश देखने के सिवा कोई और चाह ही नहीं करती थी। एजल ने बड़ी मुश्किल से जमाई रोक रोक कर नमाज फजर अदा की थी और फ़ौरन आते साथ ही बेड पर दुपक कर सो भी गई थी, जबकि अरोमा किचन में बर्तन धो रही थी। अम्मा जान सहरी से फारिग होकर कुरान पाक की अब तिलावत कर रही थी। पहला अशरा अपने इख्तिताम को पहुंच चुका था। बहुत मुश्किल से एजल का इबादत में दिल लगता था। शाफी और अम्मा जान हमेशा की तरह समझाते समझाते थक जाते थे, जबकि अम्मा जान का अक्सर पारा हाई भी हो जाता था, जिस पर शाफी हमेशा की तरह एजल को डांट से बचाता था। कई जगह इंटरव्यू देने के बाद भी शाफी को अच्छी जॉब तो क्या, कोई जॉब ही नहीं मिलकर दे रही थी। अम्मा जान, ये अब्बा जान की डिफेंस वाले दोस्त अंकल एयाज का नंबर है ना? वो कीपैड मोबाइल हाथ में थामे अम्मा जान की जाने मोबाइल के नंबर देखकर पूछ रहा था। लग तो नहीं कर रहा है, इतने साल बाद कैसे याद कर लिया? वो खुद हैरान होती हुई पूछ रही थी। उनके शोहर और वो एक फैक्ट्री में मुलाजिम थे। किस्मत ने उनके दोस्त अयाज साहब का कुछ खास साथ दिया था, जिसकी वजह से वो बाहर के मुल्क मुलाजिम लग गए थे, जबकि उनके मियाँ यहीं के मुलाजिम रहे और रुखी सुखी ज़िंदगी सब्र शुक्र के साथ बसर करते रहे। इंतकाल के वक्त जो अयाज साहब उनके छोटे से घर में आए थे, उसके बाद से उनका आज तक कोई मालूम नहीं था। न जाने क्यों कर रहे थे कॉल। मैं तरावी पढ़ रहा था, मोबाइल साइलेंट पर था, देख न सका। अब देखा है, दोबारा कॉल आ जाए फिर बात करता हूँ, कहीं कोई मसला ना हो। हमेशा मदद के लिए तैयार रहने वाले शाफे ने यही सोचा था, कहीं उन्हें किसी किस्म की मदद दरकार ना हो। भाई अब कमाल के बंदे हैं, इस दौर में भी कीपैड के मोबाइल लिए घूम रहे हैं, जबकि अपना टच मोबाइल एजल को दे रखा है। और उमा चश्मा नाक पर दुरुस्त करती हुई कभी कभी अपने भाई की सखावत पर हैरान और परेशान दोनों हो जाती थी। अगर उसे दिया है तो तुम्हें भी दिया है, शाफे ने घूरते हुए याद दिलाया। हाँ, आप हम दोनों को ही साथ साथ दिलाते हैं चीज़ें। वो मुस्कुराकर बोली तो शाफे ने सर पर हाथ मारा। अंदर कमरे में एजल अम्मा जान की क्लास लेने के बाद नमाज इशा अदा कर रही थी। सबके सोने के बाद वो अरोमा के लिए ऊपर चली आई थी। तुम जिन हो, लेकिन मुझे क्यों जगा रही हो?
तहज्जुद में उठना है, वो मुँह सूकर कहते हुए पलंग पर धप से बैठ गई। सो जाना और पढ़ लेना नमाज भी। मेरे लिए दुआ करना, कोई शहजादा बड़ी इसी कार में आकर मुझे ले जाए। वो गोल गोल घूमती हुई अरोमा को नींद में झूलते हुए देखकर कह रही थी, फिर उसके साथ बैठ गई। क्या कह रही हूँ मैं? करोगी ना ये दुआ? वो अपनी बात का जवाब ना मिलने पर दोबारा पूछ रही थी। हाँ करूँगी, बस अभी सोने दो, जब तहज्जुद में उठूंगी फिर ही कर सकती हूँ। प्लीज़ मेरी प्यारी सी बहन सोने दो। वो नींद से मखमूर आंखों से मन समाजत कर रही थी। जाओ अरोमा जाओ, सो जाओ। शाफे ने आकर अरोमा की जान इज्जत से छुड़वाई। वो अपने भाई के आ जाने पर खुशी से उछलकर फौरन नीचे कमरे में भागी। नींद ना आया करे, मुझे बुलाया करो, बच्ची को क्यों परेशान करती हो? वो अपनी बहन की लाल आंखों को देखकर इज्जत से बोलने लगा। वो मेरी भी कुछ लगती है। वो बुरा मानते हुए फौरन तड़क कर बोली। मालूम है, लेकिन अफ्तारी बनाकर और काम करके थक जाती है। वो मजीद उसके लिए बोला था, तुम कहना चाहते हो मैं कामचोर हूँ? वो उसके बिल्कुल सामने खड़े होते हुए पूछ रही थी। नज़रों में गुस्सा था। नहीं, मैं तुम्हारे काम करने या ना करने पर कुछ नहीं कह रहा। अम्मा जान को लगता है वो तुम्हें काम का कहेंगी तो तुम्हें लगेगा कि तुम उनकी भांजी हो। बेटी को बिठाकर भांजी को काम में लगाए रखती हैं, इसलिए तुम्हें काम का नहीं कहती हैं। वो अपनी अम्मा जान की फितरत से वाकिफ था। दुनिया जो कहे, लेकिन वो भांजी की नज़रों में मां रहना चाहती थी। कभी कभी गुस्सा हो जाती थी, लेकिन काम वो अरोमा से ही लेती थी। मैं अरोमा की हेल्प कर दूंगी अब, वो समझकर बस इतना ही बोली थी। दिल चाहे तो करना, वरना कोई ज़बरदस्ती नहीं है। वो किसी पर अपनी मर्जी थोपने वाला शख्स बिल्कुल भी नहीं था। मेरी नौकरी लग जाए फिर तुम्हारा एडमिशन भी अच्छी यूनी में करवा दूंगा। वो जानता था उसे पढ़ने का शौक है, लेकिन हालात के हाथों मजबूर होकर अम्मा जान ने दोनों की तालीम को रुकवा दिया था। अब मुझे मेरे शोहर ही पढ़वाएगा। वो नावल को पढ़ते पढ़ते अब नावल जैसे ख्वाब बुनने लगी थी। तुम अभी इतनी बड़ी नहीं हुई हो कि शादी हो जाए तुम्हारी अज़र। वो अभी से शादी के ख्वाब देखने लगी थी। कच्ची उम्र में नावल ने उसे सही पागल कर दिया था। क्या मालूम, कोई हैंडसम नौजवान कल ही मेरा रिश्ता ले आए और खाला भी मान जाए और ईद पर मेरी रुखसती हो जाए। वो सारे ख्वाब से जाए बैठी उसे सुना रही थी। शाफे हैरान हुआ। अब से नावल लाकर नहीं दूंगा, अजीब अजीब ख्वाब देखने लगी हो, चलो नीचे और सो जाओ। वो कहते हुए एजल के कुछ भी कहने से पहले नीचे ले आया था। वो मुंह बनाती नाराज़ होती अपने कमरे में जाकर लेटकर वही ख्वाब बनने लगी, कच्ची उम्र के बरगलाने वाले ख्वाब। अयाज साहब ने दोबारा शाफे से रब्ता करने की कोशिश की थी, जिसमें वो कामयाब भी ठहरे थे। शाफे अम्मा जान के पास बैठा अब उन्हें फ़ोन करने की वजह बता रहा था। अम्मा जान, अयाज साहब जाते हैं, मैं उनके लिए यहाँ कच्ची आबादी में घर तलाश करूँ। वो बता रहे थे जिस बंगले में वो रहते थे उसे बेचना पड़ रहा है, उनके कारोबार में मुसलसल नुकसान हो रहा है। शाफे फिक्रमंदी से बता रहा था। अम्मा जान के दिल में भी फ़ौरन से नेकी का जज्बा पैदा हुआ। किसी मजबूर की मदद करना जैसे उन माँ बेटे की घुटी में शामिल था। अयाज साहब ने मुकम्मल मामला न बताते हुए बस ऊपर ऊपर से कुछ बता दिया था। उनसे कहना हमारे घर आ जाएं और बेटा तुम उनके लिए उनके साथ जाकर घर ढूंढ लेना। वो सोचते हुए शाफे से बोल रही थी। शाफे की बात सुनकर वो फ़ौरन से उनके लिए फिक्रमंद हो गई थी। उनका बस नहीं चल रहा था, वो फ़ौरन उन्हें बुलवाकर खिदमत करना शुरू कर दे। जी अम्मा जान, मैं बात करता हूँ उनसे, शायद उनका एक बेटा है और अयाज अंकल उनकी बगैर हम एडजस्ट कर लेंगे। वो छोटी सी फैमिली का सोचकर पुरसुकून था। हाँ ये भी ठीक है, तुम और उनका बेटा एक कमरे में सो जाना और उनकी बेगम और अयाज साहब को हम आरो और एजल का कमरा दे देंगे और इन दोनों को ऊपर भेज देंगे। एजल ने सर से दुपट्टा उतारते हुए आखिरी बात सुनी थी। वो नमाज पढ़कर सीधा सहन में चली आई थी, जहाँ वो दोनों बातें कर रहे थे, जबकि अरोमा कमरे में अभी तक बजाय पढ़ने में मसरूफ थी। खाला में मैं और आड़ू ऊपर क्यों जाएँ? जो मेहमान आएंगे उन्हें भेजे मच्छरों के पास। वो मुँह बनाती हुई सीढ़ी पर बैठ गई। अरोमा भी कुछ देर बाद तमाम बात समझती हुई अफसुर्दा हुई उसके पास जाकर बैठ गई। मैं अपना कमरा दे देता, लेकिन फिर उनका बेटा कहाँ जाएगा, इसलिए एडजस्ट करना पड़ेगा। शाफे ने परेशान सी बैठी एजल को देखकर कहा। वो अपना कमरा देने से दरेग नहीं करता, लेकिन फिर उनके बेटे को साथ ऊपर ले जाकर सोना पड़ता, ये अच्छी बात नहीं थी। हम दोनों ऊपर नावल पढ़ेंगे और शेबा आपी से बातें करेंगे। पागल, अच्छा चांस है। और रोमा ने कान में खुसर करके एजल को कहा, जिसकी आंखें ये सुनकर खुशी से फैल गई। ठीक है, अब मेहमान के लिए इतनी कुर्बानी मैं और आड़ू तो दे ही सकते हैं। क्यों आड़ू? वो बहुत ही कोई बेचारे से लहजे में मुंह बनाकर एजल से अरोमा का चश्मा उतारकर आंखें मारते हुए उससे पूछा। अरोमा तब कर उसे देखने लगी। पहली दफ़ा हमारी किसी बात से एजल ने इत्तेफाक किया है। अम्मा जान ने काफ़ी हैरत से यह बात कही थी, जिस पर शाफे ने समझते हुए दोनों को घूरा था। वो समझ चुका था दोनों ऊपर बैठकर शुगल करेंगे। अम्मा जान सो जाएं, ऊपर चलते हैं, आज शेबा आपी से पूछेंगे। उनका कज़न बड़ा छुपा रुस्तम निकला, शादी का पैगाम भेज दिया। अरोमा ने शाफे और अम्मा जान को बात करते हुए देखा तो एजल के कान में घुसकर काफ़ी राज की बात बताई। शेबा आपी भी कम नहीं है, मैं तो जानती थी ये अवैस भाई जो इतना आते हैं उनके घर ज़रूर कुछ चांद चढ़ेगा। वो किसी बड़ी अम्मा की तरह तंज कर रही थी। हमें बस उनकी लव स्टोरी सुननी है, बहुत पढ़ लिए नावल। और अम्मा तो बस जल्दी से शेबा के पास पहुँचकर हर राज जान लेना चाहती थी। चश्मे, तुम भी तो जसूस की मारी औरत हो, सब्र कर लो, शेबा आपी की क्लास से लेकर सब राज जानेंगे। एजल मुंह पर हाथ फेरकर रोमा से कह रही थी। वो उसके अजीब और गरीब नाम लेने पर चिढ़ कर रह गई थी। वो ऐसे बचपन से उसके भोलेपन का फ़ायदा उठाकर उल्टे सीधे नाम रख दिया करती थी। वो बस मुंह फुलाकर बैठ जाती थी, ना लड़ती थी ना झगड़ती थी। वो सादा लू तबीयत की थी, जबकि एजल लड़ाका त्यारा बनी रहती थी, अपनी बात मनवाकर ही छोड़ती थी। वो दोनों बैठी बातें करती अम्मा जान और शाफे के सोने के इंतजार में थी। शाफे 10 बजे के करीब जाकर सो गया था, जबकि अम्मा जान तस्बीह के दाने गिराते गिराते सो चुकी थी। एजल और अरोमा ने बाहर झांककर अंधेरे में शाफे के कमरे की सिम देखा और अम्मा जान के पास पहुंचकर हाथ हिलाकर उन्हें तसल्ली से देखा था कि अम्मा जान सो चुकी हैं या उन दोनों की क्लास लेने के लिए जाग रही हैं। दोनों तसल्ली करते मोबाइल हाथ में लिए सीढ़ियाँ चढ़ती हुई ऊपर पहुंची थी। बराबर वालों की दीवार पर चढ़कर एजल ने बैठकर हल्की आवाज़ में पुकारना शुरू किया। शेबा आपी,
एजल हल्की आवाज़ में थोड़ी थोड़ी देर के बाद पुकार रही थी। शेबा का कमरा उनकी छत के बिल्कुल दूसरी तरफ था। लगता है सो गई हैं, अब तो नींद भी अच्छे से आती होगी। अवैस भाई ही आते होंगे ख्वाब में। अरोमा ने उसकी पुकार पर जवाब ना मिलने पर एजल से कहा, चश्मिश तुम्हें भी मिल जाएगा, जल्दी ही कोई सब्र करो, फिर तुम भी किसी के ख्याल में गर्क रहना। वो उसे घूर कर देखते हुए मजीद ऊंची आवाज़ में पुकारने लगी, शेबा आपी। एजल की 11वीं पुकार पर वो दौड़ते हुए छत की दूसरी तरफ पहुंच चुकी थी। तुम दोनों को इतनी रात में भी सुकून नहीं है, क्या हुआ? अभी कोई उठ गया ना, हम तीनों की क्लास लगेगी। शेबा ने आते हुए साथ ही उन दोनों को झाड़ा था जो उसे घूरने में मसरूफ थे। ऐसे क्या देख रही हो? आराम से वो छत के रास्ते से ही उनके घर की छत पर आ गई थी और दोनों के साथ पलंग पर बैठी हुई पूछ रही थी, ये अवैस भाई बड़े मजनू निकले, आपने बताया ही नहीं। एजल ने घूरते हुए हाथ कमर पर टकाकर क्लास लेना शुरू की। वह समझी थी दोनों को उसे बुलाने की इतनी जल्दी क्यों थी। शेबा समझते हुए उन दोनों के गुस्से भरी निगाहों पर हंसते चलेगी। ये वजह है, तुम दोनों को तजस्सुस ने यहाँ आने पर मजबूर किया है। कसमें वो तो पूरे मजनू हैं। वो हंसते हुए दोनों से आहिस्ता आवाज़ में बात कर रही थी। दोनों के घरों में छत पर बात करने की आवाज़ें नीचे तक जाती थी। फिर बताए ना हमें भी कैसे स्टार्ट हुई लव स्टोरी। और उमा को शायद उन पर कोई कहानी लिखनी थी। फ़ौरन A to Z स्टोरी सुनने को बेकरार सी थी। पता नहीं कहाँ से हुई, मैं खुद हैरान हूँ। जब उन्होंने मुझे बताया बचपन से पसंद करता हूँ। शेबा ने शर्मीली मुस्कुराहट के साथ दोनों को बताना शुरू किया। एहसास चेहरे पर खून छलकाने लगे। दोनों पुरशौक नज़रों से देखती हुई मजीद सुनना चाहती थी। मतलब बचपन का प्यार है आप उनका, फिर कब आपको दुल्हन बना रहे हैं? एजल ने हाथ को छोड़कर थोड़ी पर टिकाकर पूछा। बस सिर पर तारीख जाएगी, उसके बाद शादी। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आता, खानदान का इतना गुड लुकिंग और केयरिंग बंदा मुझे मिलने वाला है। वो खुद अपनी किस्मत पर रश करती उन दोनों पर अपने जज्बे आश्कार कर रही थी। ये तीनों बचपन से साथ साथ रहते थे, जबकि शेबा उन दोनों से काफ़ी बड़ी थी, लेकिन दोनों छोटी होने के बावजूद भी दोस्ती में शेबा को बहन और दोस्त दोनों समझती थी। इजल तुम्हें तो कोई भी बंदा मिल जाएगा, तुम इतनी प्यारी सो हो। मुझे अपनी चश्मिश की फिक्र है, उसका चश्मा संभालने वाला न जाने कहाँ होगा। शेबा ने रोमा का चश्मा उतारकर उसे छेड़ा। वो दोनों से बहुत तंग करती थी जब भी उन तीन की महफिल सजती थी। इसके लिए मैं अच्छा सा लड़का देखूंगी, ये पागल है, किसी को भी हाँ कर देगी। मैं शाफे को जो रिश्ता पसंद नहीं होगा उसमें 100 बुराई बताकर मना करवा दूंगी। वो फैसला कुन लहजे में अपनी आने वाली कार्रवाई से आगाह कर रही थी। हाँ तुम ही देखना इसके लिए, ये तो बुद्धू है, हमारी मासूम सी आड़ू। वो गले लगाती और रोमा को प्यार कर रही थी। वो दोनों शेबा को बहनों की तरह अजीज थी। वैसे आप और अवैस भाई छुपे रुस्तम निकले हैं। एजल ने शेबा पर दोबारा तंज किया, जिस पर वो हंसने लगी। वैसे तुम भी इर्द गिर्द नजर रखा करो, कहीं तुम्हें भी कोई दिल ना दे बैठा हो और चुपके चुपके तुम्हें चाहने की गुस्ताखी कर रहा हो। वो पहेली में बात करती एजल को चमका गई। अब किसकी बात करिए शेबा पे? वो मुतजस्सिस सी हुई करीब होती हुई पूछने लगी और रोमा ने हर काम में आगे बोलती लड़ती झगड़ती एजल के पूछ को घूरा। वो उसके भाई को ही समझने में नादान क्यों ठहरी थी? ये बताने वाली बात नहीं होती है, महसूस करने वाली होती है पागल। उसके सर पर हाथ मारती हुई जमाई लेती उठ खड़ी हुई। मैं चलती हूँ, नींद आ रही है। अब ऐसे बात कर रही थी जब तुमने बुला लिया, अब वो नाराज़ हो गए होंगे। शेबा के बोलने पर दोनों ने हम आवाज़ होकर ओए होए की होटिंग की थी, जिस पर वो उन दोनों से जान बचाती हुई भाग निकली थी। हाय चश्मिश, अपनी किस्मत में ना हीरो है ना पढ़ाई। एजल ने हसरत से पाँव फैलाकर बैठते हुए अरोमा से कहा, क्या पता तुम्हारी किस्मत में ही सबसे केयरिंग बंदा हो। वो मुस्कुराकर कहते उठ खड़ी हुई थी, जबकि शेबा और अरोमा की पहेली में की गई बातों पर एजल तब कर रह की थी। न जाने वो दोनों किसकी बात कर रही थी। शाफी का ख्याल दूर दूर तक एजल के वहमो गुमान में भी नहीं था। कितनी देर सोच सोच कर एजल थकती नीचे आ गई थी। उसे सोना था और तहज्जुद में अपने लिए अच्छा सा हीरो मांगना था जो उसे पढ़ाए और घुमाए। दूसरे दिन शाफी ने अयाज साहब की फैमिली को अपने घर शिफ्ट होने की दावत दे दी थी, जिस पर वो अगले ही दिन वहाँ चले आए थे। दोनों मियाँ बीवी रोज़ा खोलने से कुछ देर पहले आए थे। अम्मा जान उन्हें देखकर गड़बड़ा गई थी, लेकिन वो इफ्तारी के लिए ढेर सारा सामान लेकर आए थे ताकि वो लोग परेशान ना हो सकें। अम्मा जान इस बात पर खफा भी हुई थी, लेकिन उन्होंने बड़े आराम से उनकी खफकी दूर कर दी थी। आप लोगों का बड़प्पन है बहन, जो हम मेरे जिगरी दोस्त के इंतकाल के बाद भी याद रखा हुआ है और हमारे बुरे वक्त में अपने घर पनाह भी दी है। अयाज साहब इतने साल उनकी खैर खबर ना लेने पर अब सही मानों में शर्मिंदा हो रहे थे। जिन रिश्तेदारों के मुंह पर अपने खजाने के मुंह खोल रखे थे, उन्होंने बुरे वक्त में साथ देने से इनकार कर दिया था। और साथ दे भी कौन रहा था? वो जिनसे ज़िंदगी में महज 2 बार मुलाकात करके उन्होंने एहसान किया था। अयाज साहब जितना पछताते कम था। शाफी के बाप आपका बहुत जिक्र करते थे, भला कैसे याद ना रखते आपको। अम्मा जान ने मुस्कुराकर उन दोनों को जानिब देखकर इत्मीनान से कहा, हम पर हर उस इंसान ने दरवाज़ा बंद कर दिया है बहन जी, जिन्हें हमने अपना समझा था, माना था। अयाज साहब की बेगम ने नम आंखों से उनके हाथ पर हाथ रखकर बताया, ये दुख बहुत बड़ा दुख था जब अपने साथ छोड़ जाते हैं और गैर साथ देते हैं, सहारा बन जाते हैं। बुरा वक्त आजमाइश के साथ आसानियाँ भी लेकर आता है। बेफिक्र रहें आप लोग, हमारे छोटे से घर को अपना घर समझे। अम्मा जान तो इतने सालों बाद किसी को अपने छोटे से घर में देखकर खुश हुए जा रही थी। शुक्र था अयाज का एक पुराना नंबर डायरी में महफूज था, वरना अभी हम किसी सड़क पर पड़े होते। अयाज साहब की शर्मिंदगी कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हाँ, वो नंबर उनके दौर का ही लिया हुआ था, शाफी ने अपने पास रखा हुआ है। अम्मा जान ने सर हिलाकर बताया, अल्लाह बेहतर रास्ता निकालने वाला है। आपके बेटे नहीं आए? अम्मा जान ने उनसे पूछा, जिस पर वो मुस्कुरा दिए। जी बस आता होगा, उसे शर्मिंदगी हो रही है, असल में वो कुछ कर नहीं पा रहा हमारे लिए, बस इसलिए दर दर फिरता रहता है, रास्ता निकाल रहा है। मेरे अरबों रुपये मेरे एक दोस्त ने हड़प कर लिए हैं, केस चल रहा है कोर्ट में, देखते हैं क्या नतीजा आता है। उसी के चक्कर में बस ख्वार फिर रहा है मेरा बच्चा।
अयाज साहब के बताने पर सबको उनके हालात पर अफसोस हुआ था। वहीं उनकी बेगम रोने लगी थी, जिन्हें अम्मा जान हौसला दे रही थी। मगरिब की अज़ान के वक्त सब खामोशी से रोज़ा खोलने लगे। पर अयाज साहब और शाफे नमाज पढ़ने मस्जिद चले गए। बाकी ख़वातीन ने सहन में मसल्ला बिछाकर नमाज अदा की और रुमा ने किचन में पहुंचकर चाय का पानी चढ़ा दिया। जब तक वो मस्जिद से लौटते चाय बन जानी थी। आड़ू, मुझे लगता है उनका बेटा ज़रूर हैंडसम होगा, इज़ल ने रुमा को ठोका देकर रास्तारी से पूछा। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? रुमा ने कहनी से लाकर पूछा। देखा नहीं, आंटी अंकल शक्ल से पठान लगते हैं, उनका बेटा भी उन्हीं पर होगा। वो खोई सी कहने लगी। होने दो, हमें क्या, हमारे मेहमान हैं, इसलिए बस अम्मा जान को शिकायत नहीं होने देनी चाहिए। वो ठहरी सुगड़ सी, अम्मा के हुक्म की पासदारी करने वाली। उनके बेटे में उसने बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं ली थी। अस्सलाम वालेकुम। गंभीर मर्दाना आवाज़ पर दोनों ने किचन की खिड़की से सर बाहर निकाल कर देखा, जहाँ खुश शक्ल नौजवान अम्मा जान के आगे सर झुकाकर प्यार ले रहा था। ये वाकई में अच्छा खासा हीरो टाइप है, इज़ल ने थोड़ी सी मजीद गर्दन बाहर निकालकर देखते हुए कहा, जिस पर रोमान उसे अंदर खींचा। वो नौजवान इज़ल को देख चुका था। कितनी बदतमीज़ हो तुम इज़ल, ऐसे कौन देखता है अपने मर्दों को? रोमा तो तब ही गई थी उसकी हरकत पर। यह हमारा घर आया है तो देखेंगे ही, इज़ल ने बेफिक्री से कहा था। अब घर के सहन में उन दोनों के अलावा बाकी सब बैठे बातें कर रहे थे और रोमा सलीके से सर पर दुपट्टा डाले चाय की ट्रे लिए वह टेबल खिसकाकर सलाम करती रखकर चली आई। मुझे दे देती, कम से कम ट्रे रखते हुए करीब से शक्ल देख लेती, एजल ने सर भरते हुए अरुमा से कहा। अम्मा जान बुला रही हैं, इंट्रो होगा, अब हमारा फिर देख लेना। वो उसके बाहर जाने वाली बात पर बताते हुए साथ भी ले आई थी। अस्सलाम वालेकुम। एजल ने उस खुश शक्ल नौजवान को सलाम झाड़ा था। वह जवाब देता चाहे कि चुस्की में गर्क था। ये मेरी बेटी अरुमा है और ये मेरी भांजी एजल है। वो दोनों का तारुफ करवा रही थी। अयाज साहब ने दोनों के सिरों पर हाथ रखकर दुआएं दी थीं, जबकि उनकी बेगम को एजल की मनमोहनी सी सूरत बहुत पसंद आई थी। वो दोनों को लिपटाई प्यार करने लगी और उमा की रंगत थोड़ी गंदमी सी थी, जबकि एजल गोरी चिट्टी खूबसूरत थी और उमा के चेहरे पर परेशानी रहती थी। वो बार बार चश्मा ठीक करते उन सब की मौजूदगी में कन्फ्यूज़ हो रही थी, जबकि एजल चहकर उनके सवाल के जवाब दे रही थी। ये हमारी इकलौती औलाद है। सिकंदर यूके से तालीम हासिल की है, बस अभी हालात की वजह से मजबूर हैं। केस की वजह से कोई जॉब नहीं दे रहा है हमारे बच्चे को। इंशाल्लाह जल्द ही हम इन सब से बाहर निकल आएंगे। वो अपने बेटे की पीठ थपथपाकर उसे कॉन्फिडेंस दे रही थी। वो मुस्कुरा दिया। इंशाल्लाह, अम्मा जान ने उनकी बात पर कहते हुए प्यार से सिकंदर की जानिब देखा था। शाफे सिकंदर को लिए छत पर चलाया था। ये हमारी छत है, हमें जब एसी की हवा चाहिए होती है तो यहाँ चले आते हैं। शाफे हंसकर सिकंदर को मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। वैसे ये एसी लोगों के घरों में मौजूद एसी का मुकाबला नहीं कर सकता है। सिकंदर ने खुले दिल से हवा की ठंडक को खुद में महसूस किया था। ये एक्सपीरियंस काफ़ी अनोखा और दिलचस्प था। पहले जब उनके घर में आया था, घर देखकर दुख हुआ था। वो कितने छोटे घर में रहते हैं, लेकिन फिर यहाँ की ज़िंदगी को महसूस करके मालूम हो रहा था उसकी रोबोट ज़िंदगी से कहीं बेहतर ये ज़िंदगी थी जहाँ वो अब आया था। घर से जुड़े घर एक दूसरे से दिल को जुड़े रखे हुए थे, वरना उनके पड़ोस में कौन आ रहा है कौन जा रहा है उन्हें खबर भी नहीं होती थी। शाफे, एजल और रोमा कहाँ हैं? शबा ने शाफे की आवाज़ सुनी तो ऊपर से झांक कर पूछने लगी, नीचे हैं क्यों खैरियत? वो उससे दोनों को पूछने की वजह जानने लगा। नहीं, वो बस ईदी आई थी ना, और रोमा को बहुत शौक है मेरी ईदी देखने का, उसे नीचे जाना तो भेज देना। वो शर्मिला से मुस्कुराकर वजह बताने लगी और फ़ौरन से वहाँ से हट गई। कितनी अमेजिंग ज़िंदगी है यार यहाँ की। बात करनी हो तो तांग झांक करके बात कर लो। सिकंदर काफ़ी मुतासिर हो रहा था। शाफे महज सर हिलाने लगा। वो नीचे आया तो अयाज साहब कमरे में सोने जा चुके थे, जबकि अम्मा जान और उनकी जोजा पलंग पर बैठी पुराने किस्से निकाले बैठी थी और रोमा और एजल शाफे के कमरे में बैठी थी। जब शाफे सिकंदर को लिए अंदर दाखिल हो गया। तुम दोनों यहाँ हो? मैं समझा शेबा की गई होगी। शाफे ने दोनों को बैठा हुआ देखकर जल्दी से कहा। सिकंदर दोनों की मौजूदगी में दरवाजे पर टिक गया। वहाँ क्यों जाना था? एजल ने उसकी तरफ देखकर पूछा। ओह हाँ, मैं बताना भूल गया, शेबा कह रही थी उसकी ईदी आई है तो तुम दोनों को भेज दूँ, और कह रही थी रोमा को बड़ा शौक है ईदी देखने का। शाफे रोमा की जानिब देखकर बता रहा था और भाई की बात पर शर्मिंदा हो गई। दिल में शेबा अपी को कोसा, आखिर बताने की क्या ही ज़रूरत थी। हाँ, उससे सिंह जी की शॉपिंग करदा चीज़ें देखने का बड़ा शौक चढ़ा है। एजल ने जल्दी से हामी भरी थी। तुम चुप करो एजल। वो रोनी सूरत बनाती अपनी खिंचाई पर तड़प गई थी। चलो चलकर देखते हैं अवेश भाई ने क्या भेजा है। वो उसे खड़ा करते साथ चलने का कहने लगी, जबकि उसकी बात पर 2 मिनट में मूड ठीक करके वो उठकर बाहर भाग गई थी। सिकंदर नफी में सर हिलाता मुस्कुरा दिया था। दोनों को पागल लग रही थी जो किसी और की ईदी आने पर खुश हो रही थी। वो उन दोनों की जाने के बाद अंदर आता बेड पर लेट गया। शाफे को तो हजत में उठना था, इसलिए वो सो गया, जबकि बाहर से क्रिकेट खेलने की आवाज़ें आ रही थी, जिसे सुनकर सिकंदर करवट बदल बदल कर उठता बाहर निकल गया। अम्मा जान भी सो चुकी थी और दोनों अम्मा अब्बा हेजल और अरुमा के कमरे में सो रहे थे। वो भी लड़कों के साथ बाहर क्रिकेट खेल रहा था। इतने वक्त बाद बचपन याद करके उसे अच्छा लग रहा था। ये सब खेल हल्ला गुल्ला उनकी सोसाइटी में बिल्कुल नहीं होता था। सिकंदर जब तक यहाँ था उनके रंग में रंग जाना चाहता था। कराची के पोश एरिया में ज़्यादातर इशा तरावी के बाद शहरी से शहरी तक गलियों में ऐसे ही हल्ला गुल्ला और शोर शराबा रहता था। शहरी में से पहले गली मोहल्लों के लड़के क्रिकेट खेलकर एंजॉय करते थे। बेफिक्री का ये 1 महीना उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद था। शाफे जाकर ये कंगन बेचा, कुछ सहारा बन जाएगा रमज़ान में। अम्मा जान ने 2 सोने के बारीक कंगन उसके हाथ में थमाकर कहा। अम्मा जान, इन्हें नहीं बेचे, ये अब्बा जान की आखिरी निशानी है। शाफे को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। वो रात दिन धक्के खाकर भी नौकरी नहीं ढूंढ पा रहा था।
शबा के घर से रोज़ अफ्तारी आ जाती है। वो लोग मुखलिस हैं, हालात जानते हुए साथ दे रहे हैं, लेकिन हमारे घर मेहमान हैं, कुछ तो करना होगा, वरना तुम्हारे अब्बा को क्या मुंह दिखाएंगे कि उनके इकलौते दोस्त का ख्याल नहीं रख सकी अच्छे से। वो शाफे की बात पर नाराज़गी जाहिर करती हुई गोया हुई। वो मेहमानों के आने पर खुश तो बहुत थी, लेकिन अच्छे से खातर मदारत न करने का सदमा अलग था। ठीक है अम्मा जान, नाराज़ नहीं हूँ। शाफे ने कंगन थाम कर मायूसी सोने देखा। मुंह दिखाई में मिली अम्मा जान के पास ये बाहर निशानी अब्बा जान की बची थी, जिसे वो बेच रही थी। शाफे बाहर निकला ही था, पीछे से सिकंदर ने उसे पुकार लिया। शाफे ये कंगन नहीं बेचना प्लीज़, मुझे ऐसा लग रहा है हम तुम लोगों पर बोझ की तरह आन पड़े हैं। सिकंदर तमाम बात सुनकर शाफे के पीछे लपका था। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम फिक्र नहीं करो। अगर तुम लोग नहीं भी आते तो मुझे या अम्मा जान को घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। वो मुस्कुराकर उसे फिक्र से आज़ाद करने की कोशिश कर रहा था। ये लो पैसे, अगर मुझे अपना भाई दोस्त समझते हो मना नहीं करना। आज ही एक दोस्त ने उधार के नाम पर कुछ रकम दी थी, मैं वैसे भी इस रकम से हमारी इफ्तारी का इंतजाम करने का सोच रहा था। सिकंदर को वाकई सही मौके पर उधार के नाम पर कुछ रकम मिल चुकी थी। वो इन पर बोझ न बनने की खातिर उनके लिए इस रकम से कुछ करना चाहता था, लेकिन अम्मा जान की बात पर वो दुखी हो गया था। शाफे परेशानी से रकम को देखते हुए नफी में गर्दन हिलाने लगा। अच्छा उधार समझ कर रख लो, जब जॉब लग जाए कमाने लग जाना, फिर वापस कर देना। सिकंदर को ये पैसे देने का यही एक रास्ता समझ आया था, जिस पर शाफे राजी हो गया था, वरना उसकी आंखों में मौजूद शर्मिंदगी ने सिकंदर को एहसास दिला दिया था वो किस कदर खुद को बेबस महसूस कर रहा है। शुक्रिया, लेकिन मैं जब वापस करूँ लेना पड़ेंगे। वो कमतर जरूर था, लेकिन इस किस्म के एहसान लेने में शर्मिंदगी महसूस करता था। फिलहाल उसे अम्मा जान के कड़े बचाने थे, यही रास्ता बेहतर था। ठीक है भाई, जो हुक्म, सिकंदर ने सीने पर हाथ रखे सर झुकाकर कहा, जिस पर शाफे मुतमिन हो गया था। अजीब लोग थे, ज़रूरतमंद भी थे, लेकिन लेना भी तो हीन समझते थे। सिकंदर इंप्रेस हुआ था। शाफे यूँ एक मसले से बाहर निकल आया था। वो जितना अपने रब का शुक्र अदा करता कम था, जिसने सही वक्त पर दूसरा रास्ता दिखा दिया था। वो नया लड़का कौन आया तुम लोगों के घर पर? छत पर शाफे के साथ देखा था। शहबा ने ईदी दिखाते हुए उन दोनों से पूछा। वो अब्बा के दोस्त की फैमिली है, कुछ दिन हमारे घर ही रहेंगे। और रोमानिश त्याग से चीज़ों को देखते हुए बताया था, जबकि इज़र यहाँ बड़ा सा शीशा देखकर सेल्फी लेने में मसरूफ थी। अच्छा, लेकिन वैसे ही शाफे का काम नहीं है, ये बोझ नहीं होंगे तुम लोगों पर? शेबा ने परेशानी से पूछा। वो जानते थे इनके घर के हालात अच्छे नहीं चल रहे हैं। उस पर अम्मा जान कहती हैं मेहमान अपना रिस्क साथ लाते हैं। रोमा ने काफ़ी समझदारी से बात कही थी। अच्छा उस्तानी जी, नाक पर फिसलता चश्मा दोस्त करते हुए एजल ने हंसकर कहा था। वैसे शेबा आप भी, सबकी सब चीज़ें कितनी प्यारी हैं। और रोमा ने हैंडबैग हाथ में लटका कर दिखा था। हाँ, सब मेरी पसंद की हैं। शेबा की मुस्कुराहट अब जुदा ही नहीं होती थी। वैसे लाइफ पार्टनर में पहली खसूसियत क्या मोहब्बत की होनी चाहिए? मतलब वो मोहब्बत करता है तो आपका है? और रोमा ने शेबा के साथ चीज़ें समेटते हुए पूछा था। नहीं, मुझे नहीं लगता मोहब्बत होनी चाहिए, यह ज़रूर होनी है हम सफ़र से। मेरे लिए हर चीज़ से बढ़कर सबसे पहले रिस्पेक्ट और केयरिंग आती है। जब दो चीज़ें होंगी तो लाजमी है मोहब्बत उन दोनों लफ्ज़ों के दरमियान होगी। शबा ने रोमा को बताते हुए एजल को देखा, जो गौर से उसकी बात सुन रही थी। क्या खूबसूरत होना लाजिम है? अगर कोई खूबसूरत होगा फिर ही कोई उसे पसंद कर सकता है। और रोमा ने चश्मा उतार कर आंखें रगड़ी थी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसी सोच मत लाया करो दिमाग में आड़ू। किस्मत लिखने वाले पर यकीन रखो। जिन लोगों के लिए खूबसूरती माने रखती है वो रिश्तों में ये दो चीज़ें नहीं चाहते होंगे। मेरे हिसाब से पसंद आने के लिए कोई छोटी सी बात भी काफ़ी होती है। वो अरोमा को एहसास कमतरी में घिरे देख काफ़ी दुखी हुई थी। नावल पढ़कर हमेशा खूबसूरत हीरोइन को पढ़कर अब वो अपने आप को कमतर समझने लगी थी। पागल लड़की, तुम तो मेरी बहुत ही खूबसूरत सी कज़न हो। अगर किसी ने मेरे अलावा तुम्हें काली परी कहा तो हड्डियाँ तोड़ दूंगी। एजल उसके सर पर पहुंचकर गुस्से से बोल रही थी, जब अरोमा की चीख पर अपने घर की जानिब छत से एजल ने दौड़ लगा दी थी। दरवाज़ा बंद हो चुका था, जिसकी वजह से उन्हें अब छत के रास्ते से जाना था। मैं छोड़ूंगी नहीं, एजल को रोज़ नया नाम रख देती है। मुंह लटकाकर शेबा को बताती वो भी उसके पीछे भागी थी। शेबा हंस हंस कर बेहाल हो गई थी। अरोमा को यूं ही वो तंग करके रुला देती थी। अभी भी ईदी देखने से ज़्यादा शीशे पर टंगी सिर्फ तस्वीरें बनाती रही थी, जबकि एक एक चीज़ का बगौर जायज़ा अरोमा ने लिया था। ईद का चांद देखा जा रहा था। सब छत पर खड़े चांद तलाश कर रहे थे। शाफे टीवी के आगे जमकर बैठ चुका था। 8 बज चुके थे। अभी तक रोयते हलाल कमेटी का इजलास जारी था। शाफे सिकंदर अपने मुल्क के चांद ढूंढने वाले मामले में अपनी अपनी राय देते फिक्रमंद थे। ईशा की अजान भी हो चुकी थी। सब नमाज को जाते हुए परेशान थे कि आज तरावी पढ़नी है या नहीं। इजलास का जब तक इख्तिताम होता लोग तरावी पढ़कर फारिग हो भी जाते थे। कुछ सालों से मामला काफ़ी ज़्यादा संगीन हो गया था। शाफे सिकंदर और याज साहब तरावी पढ़कर 10 बजे तक लौट आए थे, जब चांद ना देखने का ऐलान किया जा रहा था। एजल खुशी से उछलती हुई शाफे के सर पर पहुंच चुकी थी। शाफे, तुमने कहा था चूड़ियाँ दिलाओगे मुझे। वो सिकंदर का लिहाज किए बिना शाफे के सर पहुँच कर बोल रही थी। वो दोनों छत पर बैठे बातें कर रहे थे जब एजल पहुँच गई थी अपनी डिमांड लेकर। कल ले चलूँगा रोज़े से पहले, वरना बाजार में रश बढ़ जाएगा। वो फ़ौरन मानते हुए एजल की किसी ख्वाहिश को कभी भी रद्द नहीं कर सका था। ठीक है, मुझे मेहंदी भी लेनी है, आड़ू से लगवाऊंगी। वो मज़ीद चीज़ें गनवाने लगी थी। वो नहीं भी लेती, शाफे ने एक एक चीज़ याद से दिलवा देनी थी। ठीक है, और कुछ? वो उससे पहले मज़ीद लिस्ट में इजाफा करती शाफे ने खुद ही पूछ लिया था। वो यहाँ मच्छर बहुत काटते हैं, नावल पढ़ने में मज़ा नहीं आता। शाफे ने पूछकर ही हमाकत कर दी थी। मेहमान के सामने वो शिकायत कर रही थी। शाफे शर्मिंदा ही हो गया था। मुझे बताती कॉयल का इंतजाम कर देता। वो सिकंदर से शर्मिंदा होता, उसे आंखें दिखा रहा था। अच्छा, एक और बात। शाफे का दिल किया एजल को नज़रों के सामने से गायब कर दे। नावल ख़त्म हो गए तो ईदी मेरी, हम यूँ मिले, ईद मोहब्बत नवल लेकर देना, ईद स्पेशल नवल है। वो मज़े से आंखें पटपटाते हुए बोली। तो शाफे ने इस बार शर्मिंदा करने वाली डिमांड सुनकर पुरसकून का सांस भरा।
कल ले चलूंगा बाजार, खुद ले आना अपनी मर्जी का सब कुछ। वो जाने का इशारा कर रहा था। उस दौरान सब सुनते हुए सिकंदर की बातें पूरी तवज्जो मोबाइल पर थी। अलबत्ता कान दोनों की बातों पर लगा रखे थे। वो चहक कर नीचे चली आई थी। सहन में चटाई बिछाए उस पर दोनों लेटी तारों को दिख रही थी। भाई कितने अच्छे हैं ना, हमें हर चीज़ दिला देते हैं, एक बार भी नहीं बोलते पैसों की तंगी है। और उमा की आवाज़ पर एजल ने उसके जानिब रुख फेरा। हाँ, वो हर बात मान जाता है, वो भी सोचते हुए बोल रही थी, जैसे अभी अपनी हर बात अपना बिना प्रेशर दिए बनवा आई थी। काश भाई की जॉब लग जाए, कितने परेशान रहते हैं, सुबह फजर के बाद से इंटरव्यू पर निकल जाते हैं। वो मजीद परेशानी से बोल रही थी। एजल जो अपने आप में मस्त रहती थी, शाफी की परेशानी पर अब उसे भी फिक्र हुई थी। हमें भी जॉब नहीं करने देता है, वरना हम सहारा बन सकते हैं उसका, एजल ने मुँह सूकर कहा। वो बस खुद के होते हुए किसी दूसरे को परेशान नहीं देख सकते थे, खासकर तुम्हें। वो लंबी सांस भरकर करवट एजल की जानिब से बदल के वो उसके पुष्ट को देखते हुए बात समझने की कोशिश कर रही थी। वो दोनों आज छत पर नहीं गई थी, सहन में चिटाई पर ही सो गई थी। शाफी जब कमरे में जाने लगा, एजल के बाल कैचर में दबाकर मुंह पर से हटाए, साथ सर ठीक किया, चादर अच्छे से उड़ाई। बता क्यों नहीं देते, सिकंदर ने उसके कमरे में दाखिल होने पर कहा, जिस पर वो पहले नासमझी से देखने लगा। बाद में समझ आने पर हंस पड़ा। जब उसे महसूस होगा तभी बताऊंगा। वो सर पर हाथ फेरता थोड़ा अफसुर्दा हुआ था। बता दो, शायद रास्ता आसान हो जाए। सिकंदर बस जिद हुआ। ना बताने से वो मुझे आकर हर बात बताती है, फिर नहीं आएगी। वो उनके दरमियान कायम बेतकल्लुफ़ी के रिश्ते को हरगिज़ नहीं तोड़ना चाहता था। हम ईद की नमाज़ पढ़कर यहाँ से जा रहे हैं, तुम्हारे लिए एक अच्छी जॉब भी देख ली है, हम केस भी जीत गए हैं। सिकंदर ने शाफी की उदासी पर अचानक खुशगवार सा बम फोड़ा। मतलब तुम्हें तुम्हारा घर मिल गया? वो खुशी से उछल पड़ा था। जी हाँ, ये सब तुम सबकी दुआओं का नतीजा है। ये बात मुझे मालूम है। ईद पर सबको बताकर सरप्राइज़ करूंगा और हम ईद वाले दिन ही यहाँ से शिफ्ट कर जाएंगे। तुम्हारा एहसान जिंदगी भर याद रहेगा। वो बगल गिर होते खुशी से झूम रहे थे। कैसे एहसान, पागल हो? दोस्तों पर एहसान नहीं होता। वो बुरा मानते हुए बोला तो सिकंदर ने मुस्कुराकर सर हिला दिया। वो शर्मिंदा होता तो शाफे ने नाराज़ शुक्रमंद होता तो शाफे ने नाराज़ हो जाना था। बेहतरी इसी में थी, खामोशी रह जाता। आखिरी रोज़ा खुलने से पहले शाफी एजल को बाइक पर ले जाकर उसकी पसंद की सब चीज़ें दिला लाया था। जोड़ा अम्मा जान ने सिल दिया था। मैचिंग की चीज़ें एजल अपनी और अरोमा की ले आई थी। अरोमा को बाजार जाना पसंद नहीं था, इसलिए वो ज़्यादातर अपनी चीज़ें एजल से मंगवाया करती थी। आखिरी रोज़ा इफ्तार करते ही सब ईद की तैयारियों की तरफ लपके थे। बाजार मार्केट में इतना रश था कि पैर रखने की जगह नहीं थी। सोते हुई आवाम को चांद रात वाले दिन सारी शॉपिंग का ख्याल आया था और इफ्तारी के फ़ौरन बाद ही पूरी आवाम उमड़ कर बाज़ारों मार्केटों में पहुंच चुकी थी। शाफी अम्मा जान की दी गई लिस्ट पर बार बार दुकान के चक्कर काट रहा था। इस बार घर पर मेहमान थे, कुछ रकम उधार लेकर ईद की तैयारी अच्छी से करने का सोचा था, जबकि या साहब अपने पास मौजूद रकम से अच्छा खासा ईद के लिए इंतजाम कर चुके थे। सब तैयारी में मसरूफ थे और उमा मीठा तैयार करती एजल से तंग आ चुकी थी, जो उसे बार बार जल्दी काम खत्म करने का कह रही थी ताकि वो उसे मेहंदी लगवा सके। बस बाबा, ये बन गई है खीर, अब थोड़ी ठंडी हो जाए तो फ्रिज में रखनी है। और उमा ने खीर को बाउल में उंडेलकर चीनी चक्की, जो बिल्कुल ठीक थी। अब मुझे मेहंदी लगाओ। वो एजल के बेसब्रेपन पर उसे घूरते हुए साथ किचन से निकल आई थी। एजल बेटा, आप कुछ काम करती हैं या बस अरोमा का दिमागी खाती रहती हैं? अयाज साहब की बेगम जब से आई थी यही देख रही थी। काम अरोमा करती है, जबकि उसके साथ खड़ी बातें ही करती रहती है। मैं आड़ू और शाफे का दिमाग खाली करने का काम करती हूँ। वो खिलखिलाकर कहती शाफे को मतवज्जा कर रही थी। अरोमा और शाफे भी हंस दिए। अरोमा का दिमाग खाती एजल ने बहुत तंग करने के बाद अपने हाथों पर अपनी मर्जी का डिज़ाइन लगवा ही लिया था। देखो शाफे कैसी लग रही है। वो सिकंदर से बातों में मसरूफ था जब एजल ने अपने दोनों हाथ उसके सामने रख दिए। खूबसूरत लग रही है। दूधिया हाथों पर खून रंग मेहंदी चमक रही थी। शाफे ने एजल के हाथ थामकर डिज़ाइन को गौर से देखा। ये पिछले साल वाला डिज़ाइन है जिस पर मैंने कहा था ये लगवाना ईद पर। वो कुछ सोचकर पूछ रहा था, ये बता रहा था, वो खुद ही समझ नहीं सका। हाँ ना, मुझे क्या मालूम था तुमने निकाल कर रखा है, मैं अपनी मर्जी से लगवाई थी, अब तुम्हारी मर्जी का लगवा लिया। वो अनजाने में सिर्फ उसे खुश करने की खातिर बता रही थी। वो उसकी आंखों में देखने लगा जहाँ खुशी थी। वो जज्बा अभी भी कहीं नहीं था जो शाफे देखने का ख्वाहिशमंद था। सिकंदर ने गला खंखारना शुरू किया, जिस पर शाफे ने एजल का थामा हुआ हाथ छोड़ दिया। वो मज़े से मेहंदी देखती हुई वहाँ से चली गई। बता दो भाई, इससे पहले किसी दूसरे बंदे को तुम्हारी जगह मेहंदी दिखाए और उसके बताए हुए डिज़ाइन लगवाए। सिकंदर ने एक बार फिर उससे सब कुछ कह देने पर आमादा किया था। वो समझ जाए, बस कहने वाली बातें नहीं होती हैं ये। वो अभी भी अपने ऊपर यकीन रखे बैठा था कि एक दिन एहसास करवा कर ही रहेगा। सिकंदर नफ़े में सर हिलाते हुए पागल से शाफे को समझ ही नहीं सका था। दूसरी सुबह ईद मुबारक की शोर सब बरपा था। 400 फैली रौनक, सबके हंसते चेहरों ने ईद का समा बांध दिया था। सब नमाज पढ़ने के बाद बगल गिर होते ईद मिलते मुबारकबाद देते मुंह मीठा करे थे। ऐसे में उनके छोटे से घर में भी ईद मुबारक की गूंज फैली हुई थी। सवैयाँ, बिरयानी, खीर की उठती खुशबू से सहन महक रहा था। सुबह का नाश्ता सबने मिलकर एक साथ दस्तरखान पर किया था। मेरी ईदी एजी सबको ईद मुबारक कहती शाफे के सर पहुंच चुकी थी, जबकि यार साहब और सिकंदर ने अरुमा और एजल को ईदी के नाम पर अच्छी रकम दी थी। यार जाओ, माफ़ करो, साला साल लूटती रहती हो, अब ईदी भी दूँ। शाफे ने सर से पैर तक सजी हुई एजल को गौर से देखकर कहा था। मेहंदी लगे हाथ उसके सामने फैले हुए थे। ऑफ वाइट रंग के कामदार सूट में कंधे पर दुपट्टा डाले, कानों में झुमकियां पहने, बालों को खोलकर थोड़ा आगे और थोड़े पुष्ट पर फैलाए हुए थे। लबों पर लगी लाइट रंग की लिपस्टिक, आंखों में भरा काजल। इतनी तैयारी में खड़ी वो शाफे के सामने उसको तंग कर रही थी। दिल चाह रहा था उसे देखते जाए, लेकिन अभी उस पर ऐसा कोई हक ही कहाँ था, ये शायद कभी होता भी।
ईदी की बात दूसरी होती है, शराफत से जेब ढीली करो, वो जिद्दी लहजे में मांग रही थी, जबकि अरुमा किचन में सर खपा रही थी। वो बिल्कुल सादा सी थी, बस ड्रेस ईद का पहना था, गीले बाल पुष्प पर फैले थे जिन्हें बांधने तक का वक्त नहीं मिला था। सिकंदर ने नफी में गर्दन हिलाई, वो लड़की बहुत अलग थी। बाबा, मामा, मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। सिकंदर ने तमहीद बांधी, जिस पर एजल खामोश हो गई और हैरत से देखने और सुनने लगी। हम केस जीत गए हैं, घर और फैक्ट्री सब कुछ मिल चुका है वापस। सिकंदर के बोलने पर सबने खुशी से अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अम्मा जान ने सबसे पहले कहा था। मैं शुक्राने के नफल पढ़कर आती हूँ। सिकंदर की मामा आंसू पोंछते हुए अंदर कमरे में गुम हो गई, जबकि यार साहब अपने बेटे को सीने से लगाए खड़े थे। मांगो जो मांगना है, वो खुशी से गले लगे कह रहे थे। यहाँ एक परी पर मेरा दिल आ गया है, उसका साथ चाहिए। वो कान में होले से मुस्कुराकर बोला। उसकी नज़र किचन से नजर आते सब सांचर पर थी। अयाज साहब समझे वो एजल की बात कर रहा है। खुशी से इस बात में सर हिलाते मान गए। शाम में सबसे इजाजत लेकर रुखसत हुए। बार बार शुक्रिया अदा करते थे, जिस पर अम्मा जान को अच्छा नहीं लगता था। जबकि उन्होंने ईद के तीसरे दिन उन्हें अपने घर दावत पर मदू किया था। उनके जाते ही घर सुना सुना हो गया था और अम्मा और एजल शेबा के घर जा चुकी थी। एजल का रिश्ता देकर कहीं शादी कर देते हैं। सोचा था उसे अपनी बेटी बनाकर यही रख, लेकिन तुम्हारे पास जॉब नहीं है, दूसरा बच्ची के अपने कुछ ख्वाब हैं, वो बोल रही थी और शाफे सुनकर सांस भी नहीं ले पा रहा था। वो उसके ख्वाबों से आगाह था, तो क्या वो उसके ख्वाब के लिए अपने ख्वाबों को छोड़ देगा? अभी वो बात ही कर रहे थे कि यासाब की कॉल पर शाफे चौंक कर सीधा हुआ। सलाम के बाद उनकी अम्मा जान ने बात करने पर शाफे उनकी शक्ल देखने लगा, जो खुशी से खिल रही थी। क्या हुआ अम्मा जान, क्या कह रहे थे अंकल? वो पूछकर उन्हें देखने लगा। देखो, अभी मैं एजल के लिए फिक्रमंद थी और अल्लाह ने सुन भी ली मेरी। सिकंदर के लिए उन्होंने एजल का हाथ मांगा है। एजल जो अंदर दाखिल हो रही थी बखूबी सब सुन चुकी थी और अम्मा ने अंगूठा दिखाया जब वो हैरत से अंदर चली आई थी। अम्मा जान उनके आ जाने पर खामोश हो गई थी, जब सिकंदर के सब जानते बूझते हुए भी रिश्ते वाली बात पर शाफे का दिल टूट चुका था। शाफे आइसक्रीम ही खिला दो। एजल के बोलने पर पहली बार ऐसा हुआ था शाफे कोई जवाब दिए बिना घर से बाहर निकल गया था। वो हैरत से उसके पुष्प को तकती रह गई थी। वो दोनों अपने कमरे में चली आई थी। शाफे ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया और चला गया। वो रो धोने को हुई थी। भाई को छोड़ो, ये सोचो तुम्हारी सोच से बढ़कर अमीर और एजुकेटेड होने के साथ साथ तुम्हें तुम्हारी ख्वाहिशात के मुताबिक हीरो मिल रहा है। तुम्हारी एक तहज्जुद की नमाज काम कर गई और अम्मा को मालूम था उसका भाई हेजल के रिश्ते वाली बात की वजह से ऐसे बिहेव करेगा। भाड़ में डालो सिकंदर को। मैं कह रही हूँ शाफे क्यों नाराज़ है मुझसे? वो अभी तक उस बात पर अटकी थी। वो रो रही थी, टिप टिप आंसू गिर रहे थे। जिसने कभी उसका एक इशारा इग्नोर नहीं किया था, आज वो पूरी बात इग्नोर कर गया था। और उमा को हैरत हुई, अपनी ख्वाहिश पूरी हो जाने पर खुश होने के बजाय भाई के एक इग्नोर करने की सोचते हुए बैठी रो रही थी। ये सब क्या था? मामा, बाबा, ये आप दोनों ने क्या कर दिया? सिकंदर सर हाथों में गिराए दुखी लहजे में पूछ रहा था। क्या कर दिया? खुलकर बात करो बेटा। अयाज साहब समझ नहीं सके वो इतना दुखी किस बात पर हो रहा था, जबकि उसे तो खुश होना चाहिए था। आपने एजल का हाथ मांगा है मेरे लिए, वो बेचैनी से टहलते हुए पूछ रहा था। जब उसे बातों बातों में अपनी मामा से मालूम हुआ उन्होंने एजल का रिश्ता उसके लिए मांगा था, वो लब भीचे बेचैनी से कुछ कर देने को तैयार था। आपको इस बात पर खुश होना चाहिए, आपकी बात मान लिया हमने। सिकंदर की मामा के उसकी परेशानी समझ नहीं आई थी। मैंने कब कहा था मैं एजल को पसंद करता हूँ? मैंने बाबा से अरोमा के लिए कहा था। बाबा गलत समझ बैठे। वो फिक्रमंदी से शाफे के बारे में सोच रहा था, जो न जाने उसके बारे में क्या क्या सोच रहा होगा। उसे हमेशा प्रपोज करने की तजवीज़ देते वही डाका मार बैठा था। सिकंदर का दिल किया अब उन्हें बाल नोच ले। तुमने परी का जिक्र किया, अब हमें क्या मालूम था तुम अरोमा की बात कर रहे हो? वो खुद सिकंदर की बात पर परेशान हो रहे थे। अब कैसे उनसे ये बात कहेंगे कि हमें एजल नहीं अरोमा का रिश्ता चाहिए? वो दोनों गलत फहमी पर सर हाथों में गिराए बैठे थे। मुझे पहली नज़र में अरोमा की सादगी ने मुतासिर किया था। मामा, बाबा, ये कहाँ लिखा है परी शहजादी गुड़िया सिर्फ खूबसूरत लड़की को ही कहा जाएगा? ये तो हर देखने वाले की नज़र होती है, जिसको जो रंग रूप पसंद आ जाए। मेरे लिए परी और खूबसूरती का मतलब अरोमा है। आप लोग जैसे भी संभाले बात को, लेकिन मैं अरोमा से ही शादी करूंगा। सिकंदर ने खुले लफ्ज़ों में बाबर करवा दिया था। वो चाहे गलत फहमी में ही सही, लेकिन वो उनके फैसले को बिल्कुल नहीं मानेगा। हम बात करते हैं, हमारी बहन समझदार है, मान जाएंगी, फिक्र नहीं करो। अयाज साहब ने सिकंदर को कश्मकश से निकाला। वो सर हिलाकर अपने दोस्तों के साथ पार्टी नाइट एंजॉय करने चला गया, जो ईद की एंजॉयमेंट के लिए रखी गई थी। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। और उमा को दूसरी ईद की रात ये मैसेज नए नंबर से मौसूल हुआ था। जी आप कौन? ना ही सलाम का जवाब दिया, ना ही बदले में खैर मुबारक कहा था। डायरेक्ट सवाल पूछा था। आप इतना परेशान क्यों रहती हैं? अभी भी चश्मा दुरुस्त कर रही होंगी। वो कौन है? जवाब में मुस्कुराकर मैसेज करते हुए अंदाजा लगा रहा था। वो परेशानी से चश्मा दुरुस्त करती नर्वस हो रही थी। सिकंदर जानता था वो कभी उससे बात नहीं करेगी, इसलिए थोड़ा तंग करने का सोचा। मैं चश्मिश नहीं हूँ। वो उसके जवाब पर कहकर लगाकर हंस दिया। वो अक्सर हेजल को कहते सुनता था चश्मिश, काली पड़ी, आड़ू, बुद्धू। उसके जवाब ने सिकंदर को महसूस किया था। एक दफ़ा वो शाफे के मोबाइल से नंबर लेने में कामयाब हो गया था, लेकिन राब्ता अब किया था। जब यकीन हो गया था वो उसकी ही हो जाएगी। मैंने कब कहा आप ऐनक वाले जिन की तरह चश्मा लगाती हैं? अब परेशानी में हसीन लगती हैं। वो परेशान सा हुलिया तो सब्र में लाकर मजे ले रहा था। वो असल में ऐसी ही परेशान हो चुकी थी और मोबाइल रखकर लेट गई थी जब सिकंदर ने 2-3 मैसेज किए जो कि सीन ही नहीं हुए थे। वो मुस्कुराकर नफ़ी में सर हिलाते हुए आंखें बंद कर गया। कल का सूरज सबकी ज़िंदगियां बदल देने वाला था। अम्मा जान से दूसरे दिन ही यासाब ने आकर मातरत करते सिकंदर की पसंदीदगी बताई थी, जिस पर अम्मा जान ने शुक्र अदा किया था कि ये बात एजल से अभी उन्होंने नहीं की थी, सिर्फ शाफे से की थी। वो उनकी माजर कबूल करके खुशी से रोमा के रिश्ते के लिए राजी हो गई थी। उन्हें मालूम था रोमा कभी भी उनके हुक्म के आगे नहीं बोलेगी, अलबत्ता एजल से पूछना लाजमी होता था। अयाज साहब खुशी खुशी निकाल की डेट फाइनल करके चले गए थे। पीछे अम्मा जान के हाथ पाँव फूल गए थे। एजल शाफे से बात नहीं कर रही थी, ना ही शाफे ने इस बात पर उससे कुछ कहा था। जब उसने उस घर से चले जाना ही था तो जिससे नाराज़ रहता, फिक्र की क्या बात थी?
सिकंदर ने अपनी अच्छी जगह जॉब लगवा दी थी। अब उनके घर खुशहाली ही आने वाली थी, लेकिन शाफे को लगता था सिकंदर ने खुशी देकर उसकी ज़िंदगी उससे छीन ली है। ऐसी भी ईद गुजारनी पड़ेगी जिसमें दीदारे यार ही महंगा होगा। मेरे बच्चे क्या हुआ, इतने उदास क्यों हो? अब जॉब का मसला भी हल हो गया है। अम्मा जान फिक्रमंदी से शाफे के कमरे में पहुंचकर सर पर हाथ फेरते हुए एजल की बजाय अरोमा के हो जाने वाले रिश्ते पर बात करने चली आई थी। कुछ नहीं अम्मा जान, बस आप बताएं कब कर रहे हैं फिर हम एजल की शादी। वो लबों को हमेशा की तरह से ये दिल की बात दिल में दबाए एजल की शादी सिकंदर के साथ तो सब्र करके ही उदास हुए जा रहा था। अब मुमकिन नहीं है सिकंदर और एजल की शादी। एजल जो शाफे के 2 दिन बात ना करने पर दो हाथ करने उसके कमरे की जानिब आ रही थी, अपनी खाला अम्मी की बात सुनकर दरवाजे पर रुक गई। क्यों, ऐसा क्यों कह रही हैं? वो पूरा का पूरा उनकी जानिब मुड़कर आंखें बाहर को निकाले देखने लगा, क्योंकि यार साहब ने गलतफहमी की बिना पर एजल का रिश्ता मांग लिया था। असल में सिकंदर ने उन्हें अरोमा का रिश्ता मांगने को कहा था। वो पूरी बात बताती परेशान होकर शाफे को देख रही थी, उसका इन सब पे क्या रिएक्शन होगा। लेकिन एजल को सिकंदर पसंद है। शाफे अपनी ही राय कायम करते अम्मा जान से कहते हुए उन्हें मजीद परेशान कर रहा था। लेकिन ये बात हम दोनों के दरमियान थी शाफे, फिर एजल तक कैसे पहुंची? वो चौंकर शाफे को देखती पूछने लगी, ये बात अरोमा और एजल को नहीं मालूम थी, फिर कैसे सामना करेंगी वो अपनी भांजी का? अगर शाफे की बात सच हुई तो वो यही समझे कि भांजी पर बेटी को फोकियत दी है। नहीं, उसे नहीं मालूम, लेकिन मुझे लगता है जैसे वो जहान सिकंदर, सलार सिकंदर और यासिर आलम के पीछे पागल रहती है, शायद उसने सिकंदर को वैसा पा लिया है। वो आंखों की नमी को छुपाते हुए अम्मा जान से कह रहा था, अरे पागल है मेरा बच्चा, तू पूरा ही। एजल इतनी भी नासमझ नहीं है। अगर ऐसा है एजल सिकंदर को पसंद करती है, फिर मैं अरोमा का रिश्ता कभी नहीं होने दूंगी, बल्कि वो लोग कल ही निकाह के लिए आ रहे हैं, मैं अभी जाकर मना कराऊंगी। वो कहूंगी मेरी एजल को अपना ले। मेरी भांजी की खुशी मुझे अपनी बेटी से ज्यादा अजीज है। वो रोती हुई कहती एजल को आज बहुत दुखी दिखाई दे रही थी। वो दरवाजे पर खड़ी घुट घुट कर रोने लगी। जिन पर हमेशा डांटते रहने के इल्ज़ाम देती थी, वही माँ अपनी बेटी के लिए महल के ख्वाब को यकीनी बनाने के बजाय उसके लिए बना रही थी। मैं चाहती थी मेरी बेटी मेरे घर रह जाए, लेकिन किस्मत को जो मंजूर। अम्मा जान ने शाफे को देखते हुए एजल के लिए कहा। वो जो पलट कर जा रही थी उसकी बात पर रुक गई। अम्मा जान उसकी खुशी मायने रखती है मेरे लिए। वो कह तो रहा था, लेकिन दिल में हुक सी उठ रही थी। मेरे लिए भी यही मायने रखता है। वैसे कभी बता देते बच्ची को, शायद बात बन जाती। वो अपने दुखी बेटे को देखते हुए एक आस लिए कह रही थी, शायद एजल का दिल शाफे के आगे पिघल जाता। नहीं अम्मा जान, जो बात महसूस करके भी ना समझी जा सके, फिर वहाँ अल्फाज क्यों ज़ाया किए जाएं। उठते हुए अम्मा जान को साथ लगाए बाहर ले आया। वो दोनों ही एजल के लिए सोग में मुब्तला हो चुके थे। जो ये वजह थी, शेबा आपी और आड़ू जिसका दबे लफ्ज़ों में जिक्र करते थे, वो उन दोनों के निकलने से पहले ही अपने कमरे में चली आई थी। रात के 3 बजे तक छत पर लगे वाहिद पंखे को घूरती रही थी। पूरी जिंदगी आंखों के सामने फिल्म की सूरत चलने लगी थी। शेबा आपी कहती है, हम सफ़र में केयरिंग होनी चाहिए। वो सोचते हुए हर पहलू से शाफे के किरदार को पहली बार सोच रही थी। छोटी सी चोट पर उसे बिस्तर से उतरने नहीं देता था। अम्मा जान काम नहीं करवाती थी। दोनों कितना ख्याल रखते थे। क्या ऐसा ख्याल रखने वाला शाफा कहीं और मिल सकता था? एजल ने पूरा जायजा लेकर खुद के सवाल की नफी की थी। नहीं, शाफे जैसा कोई नहीं है, वो कह रही थी। लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई थी। ओ शिट, खालामी को मना भी करना है, अरोमा के रिश्ते से मना नहीं करें। वो आधी रात को सेहन में खड़ी अंधेरे में अम्मा जान के पास बैठी सोच में मुब्तला थी कि बात कैसे की जाए। मेरी बच्ची क्या हुआ, कोई परेशानी है? अम्मा जान तहज्जुद पढ़ने के लिए उठ ही रही थी जब एजल को पास बैठे हुए पाया। चौंकर उसे देखकर पास लिपटाते हुए पूछने लगी, खाला अम्मी आप मेरी माँ से बढ़कर हैं, उस माँ से बढ़कर जो मुझे छोड़कर चली गई थी। आपसे एक दरख्वास्त करनी है। वो सीने से लगी आंसू पर जब्त करते हुए लरसते कह रही थी, मेरी बच्ची क्या हुआ, कोई बात हुई है? वो पूछते हुए परेशानी से पहली बार एजल के मुँह से ऐसी बातें सुन रही थी। अब अरोमा के रिश्ते से इनकार करके मेरे लिए नहीं करें ये रिश्ता, वो मुंह उनके सीने में छुपाती हुई कह रही थी। वो मुंह उनके सीने में छुपाती हुई कह रही थी। अम्मा जान फौरन समझ गई थी एजल ने सारी बातें सुन ली हैं। लेकिन शाफे कह रहा था, तुम पसंद करती हो सिकंदर को। वो एक बार तस्दीक कर लेना चाहती थी। शाफे पागल है पूरा, मोहब्बत कर ले लेकिन अभी तक बुद्धू ही है। वो चिढ़ते हुए कहती अम्मा जान को हंसा रही थी, मेरा बेटा मेरी सोहनी के लिए बुद्धू ही है। मुझे बहुत खुशी हुई मेरी बच्ची, हमेशा खुश रहो। मैं कल अरोमा का निकाह करवा देंगे। वो माथा चूमते हुए पूछ रही थी। एजल की आंखें बरसती जा रही थी। जी बिल्कुल, सिकंदर भाई से कहें जल्दी शादी भी कर लें। हमारी कुड़ी वैसे परेशान रहती है, रिश्ते के बाद मजीद हो जाएगी। वो हंसकर रोमा को तो सब्र में सोचती मजाक बना रही थी। कल का परेशान चेहरा वो सोचकर ही मजे से तंग करने का प्लान तरतीब दे रही थी। क्या ख्याल है, शाफे को भी सरप्राइज दिया जाए कल? वो उससे इजाजत ले रही थी। एजल ने शर्माकर मुंह उनकी गोद में छुपा दिया, जिसका वाज़ेह मतलब था बिल्कुल इजाजत है उसकी तरफ से। दूसरी सुबह सामान से भरा सेहन भरा हुआ था। अम्मा जान इतने प्यारे प्यारे ड्रेस और अम्मा का कीमती जोड़े देखकर मुंह ही खुल गया था। हाँ, तुम्हारी ईदी आई है। वो तीसरी ईद पर ईदी मिलने पर ही उछलती कूदती बिना ये जाने किसने भेजी क्यों भेजी को भूले हुए एक एक ड्रेस उठाकर खुद से लगाए देख रही थी। शाम में ये वाला पहना आड़ू। एज लाइट पिंक रंग का एक जोड़ा सामने रखते हुए बोल रही थी, जिस पर रोमा हैरत से देखने लगी। मैं क्यों पहनूं इतना भरा हुआ ड्रेस? वो ड्रेस और मैचिंग सैंडल ज्वेलरी को देखकर इश्ताक से पूछ रही थी। बस आज हम तुम्हें उस घर से अलविदा कर रहे हैं। एज ने हंसकर तमाम बात बताई, जिस पर हमेशा की तरह रोमा को परेशानी से बुरा हाल हो चुका था। वो समझाती हुई रोमा को छोड़कर शाफे की तरफ बढ़ गई। अम्मा जान दौड़ दौड़ कर काम निपटा रही थी। शाफे मुंह लटकाए एजल की जानिब देख भी नहीं रहा था। एजल उसका शाम में खुशी से चमकता चेहरा सोचकर ही शर्माई जा रही थी, और शाफे इस गलतफहमी में था वो सिकंदर से निकाह की खुशी में हंस रही है, मुस्कुरा रही है। शाफे मुझसे बात करो ना, अब तो मेरा निकाह भी होने वाला है। उसके सामने खड़ी उसका इम्तिहान ले रही थी। एजल यार हटो।
वो झुंझलाकर उसे कंधे से पकड़कर सामने से हटाने लगा। शाफे कितने रूड हो गए हो, अल्लाह करे तुम्हें ऐसी बीवी मिले जो जोरों का गुलाम बनाकर रखे। उसके सामने से हटाने पर बद्दुआ देने पर उतर आई। शाफे ने पलटकर उसे देखा। मैं शादी ही नहीं करूंगा, वेस्ट जाएगी बद्दुआ, वो संजीदगी से कह रहा था। एजल को हंसी आई। सोच लो कहीं कोई परी मिल गई तो पछताओगे अपने कहीं बात पर। एजल का सोचकर ही बुरा हाल हो रहा था जब शाफे के सामने वो तैयार होकर उसकी बनकर जाएगी। सोचकर लबों पर धीमी मुस्कुराहट सज रही थी। बस जिस परी का तस्वुर आंखों में रहता था वो अब मेरी नहीं रही। वो बोलते साथ ही पलटकर चला गया था। एजल मुस्कुराकर दुखी मजनू की कहानी सुनकर हंस रही थी। दांत अंदर कर लो, निकाह मेरा है, आज तुम रही हो। यार प्लीज, मैं परेशान हो रही हूँ। और उमा परेशानी से चश्मा दुरुस्त करती एजल की हंसी को देख रही थी। चुप करो तुम, तुम्हारा और परेशानी का बचपन का साथ है और निकाह मेरा भी है। मैं तुम्हारी भाभी बनने वाली हूँ। वह थप से बैठकर रोमा को तंग कर रही थी। तुम सच में मेरी भाभी, मतलब शाफे भाई की? उफ एजल, मैं कितनी खुश हूँ। और रोमा खुशी से अपनी परेशानी भूलकर एजल के गाल चूम रही थी। वो उसकी मोहब्बत पर उसे गले लगा गई। क्या वाकई में वो मुझे पसंद करते हैं? वो अभी तक परेशानी से बस यही सोच रही थी, कोई एजल को छोड़कर उसे कैसे पसंद कर सकता है? वो तुम्हें नहीं, तुम्हारे चश्मे को पसंद करते हैं। एजल ने परेशानी में घिरी और रोमा को तंग किया। शबा दोनों को तैयार करने उनके सर पर पहुंच चुकी थी। लड़कियों, तुम दोनों बातें करती रहोगी, जल्दी से ड्रेस पहनकर शराफत से यहाँ बैठो। रमजान अच्छे से गुजर गया था। शेबा के घर वालों ने उधार के नाम पर उन्हें रकम देकर मदद की थी। शाफे लेने को हरगिज भी नहीं तैयार था, लेकिन अपने हालात देखकर ही लेने पड़े। अयाज साहब ने निकाह का हर इंतजाम खुद किया था। शाफे शर्मिंदा हो रहा था, लेकिन कर भी किया सकता था। जब तक जॉब मिलती उसे यूं ही सहारा लेना पड़ता। उनके निकाह की कीमती कामदार जोड़े भी वहीं से आए थे। शेबा के घर वालों का साथ अम्मा जान बहुत देती थी, जिसकी वजह से वो इस बार बिना कहे उनके साथ इस मुश्किल वक्त में खड़े थे। वो दोनों को जड़ कर बैठे बातों में गर्क देखकर उन पर चढ़ दौड़ी थी। जा रहे हैं शेबा आपी, वैसे आपसे पहले हमने अपने सैया ढूंढ लिए हैं, अब निकाह भी हो रहा है। एजल लहराकर शेबा को चढ़ा रही थी, जिसकी सिर्फ बातचीत पक्की हुई थी और उन दोनों का निकाह हो रहा था। मेरी शादी है बकरा ईद पर। वो बुरा मानते हुए दोनों को उनकी ड्रेस थमाकर कमरे से निकल आई थी। शाफे आज क्या पहन रहे हो? शेबा ने भागदौड़ में मसरूफ शाफे को घेर कर पूछा। मैं क्यों? वो नासमझी से पूछते हुए शेबा को देख रहा था। अरे शेबा, यहाँ और लड़की, ये देखो। अम्मा जान ने सरप्राइज खराब होते देखकर शेबा को फौरन शाफे के सामने से हटाया ताकि वो कुछ चुगल ना दे। शेबा आपी, एजल दरवाजे से सर निकालकर उसे पुकार रही थी, लेकिन वहाँ शाफे खड़ा था। अम्मा जान के साथ गई हैं, कोई काम था उन्हें शेबा से, वो बताते हुए एजल के परेशान चेहरे को नजरों के हिसार में रखने से खुद को रोक नहीं पाया। अच्छा, वो बस इतना ही कह सकती। क्या कोई मसला है? एजल का परेशान चेहरा उसके सामने हुआ और वो शाफे मदद ना करे, कहाँ मुमकिन था ये? आस्तीन चूड़ियों में अटक गई हैं, निकल ही नहीं रही हैं। वो भी दोनों हाथों की रूंधी हुई आवाज़ पर शाफे फौरन उसके पास पहुंचा था। दिखाओ मुझे। वो अपना हाथ फैलाकर उसका हाथ मांग रहा था। बिना कोई देरी किए एजल ने अपना एक हाथ रख दिया। वो पूरी अंदर की तरफ थी, बस हाथ बाहर निकाल रखा था ताकि शाफे अभी से उसे ड्रेस में ना दिख ले। वो कलाई थामे उन्हें नरमी से कामदार आस्तीनों को चूड़ियों में से निकालने लगा। पहले एक हाथ थाम कर निकाली, फिर दूसरे हाथ की आस्तीन ठीक की। बस इतनी सी बात थी। वो उसके सर पर हमेशा की तरह हाथ मार गया था। हाँ, बस इतनी सी बात है, तुम ही पूरी करते हो, अब कोई और करेगा। वो शाफे को जलता भुनता हुआ देखना चाहती थी और कामयाब भी ठहरी थी। वह संजीदगी से वापस पलट गया था। वो अब किसी और की मलकियत बनने वाली थी। शाफे ने खुद को डपटा। भाई का चेहरा कितना सा हो गया है? और उमा ने अपने भाई के उदास चेहरे को देखकर एजल से कहा, हाँ कुछ देर बाद ये चेहरा खुशी से खिलेगा, मुझसे कहीं ज्यादा वो खुश होगा, देखना तुम। और उमा को सबकी बात बता दी गई थी और अब शेबा और उमा और जो जो एजल के निकाह से भी वाकिफ था, सब टीम बनाकर शाफे को तंग करते उसे उदास कर रहे थे। वो दोनों तैयार होती शेबा की बातों पर शर्मा रही थी। एजल मुकाबला कर रही थी, जबकि अरोमा की हथेली डर से भीग रही थी। शहर में सिकंदर की फैमिली के आने का शोर उठ रहा था। निकाह की तकरीब छोटी सी थी, बस सिकंदर की फैमिली और शेबा की फैमिली ही थी, जिसकी वजह इतनी जल्दी में किया जाने वाला यह निकाह था। ईद के बाद बाकायदा रुखसती रखी गई थी। पहले शाफे और एजल का निकाह किया जाना था। शाफे परेशानी से अपनी अम्मा जान को खुद को दुल्हा बनाते हुए देख रहा था। अम्मा जान, मेरी शादी नहीं है, सिकंदर की है। वो बाकायदा गुस्सा होने लगा। चुप करो, कभी मेरी बात रद्द नहीं की है, अभी चुप करके बैठो। अम्मा जान के तेज लहजे में कहने पर शाफे खामोशी से सब कार्रवाई देखने लगा। बहन का निकाह है, लोग क्या कहेंगे? भाई सर झाड़ मुँह फाड़ आ गया है। वो बहन लफ्ज़ पर अम्मा जान को देखने लगा। अम्मा जान, आपने एजल को डायरेक्ट मेरी बहन ही बना डाला है। कल तक बहू बना रही थी। वो गोया तड़प ही उठा था। बेबी ना सही, लेकिन बहन भी तो न बनाएं, आखिर बचपन की मोहब्बत थी। अम्मा जान खामोशी से बाहर निकल आई। शाफे को एक बड़ी सी कुर्सी पर बैठाया गया। वो सब कार्रवाई देखकर परेशान हो रहा था। आखिर उसके साथ क्या किया जा रहा था? काजी साहब ने निकाह शुरू किया। वो पहले एजल का निकाह करवाकर बाहर आ चुके थे। शाफे वल्द नज़ीर अहमद, आपको एजल वल्द वली सिक्का राजुल वक्त बायवज 50,000 हक महर अपने निकाह में कबूल है। शाफे हैरत से गूंग अपनी अम्मा जान को तक रहा था, जो मुस्कुराकर उसे देखते इस बात में सर हिला रही थी। क्या एजल ने निकाह कबूल कर लिया? वो अपनी दिली मुराद पूरी होने पर सदमे में ही चला गया था। हैरत से अम्मा जान से पूछने लगा, हाँ एजल ने कबूल कर लिया, अब तुम भी कर लो। सिकंदर ने पेट थपथपाकर उसे हंसकर जवाब दिया था। ये सरप्राइज बहुत अनोखा था। दिल की बातें यूं भी पूरी हो जाया करती हैं क्या? वो खुशी से जल्दी जल्दी ही कबूल है कह रहा था। सब हंस कर दोहरे हो रहे थे। शाफे ने अपनी शेप को खुजाकर एजल को सोचा था। अपनी मलकियत को देखने का ख्वाब पूरा हो गया था। अरोमा और सिकंदर के निकाह के बाद दोनों को बाहर लाएगा। वो दोनों सहज सहज कर चलती दोनों की तरफ बढ़ रही थी। उससे पहले अरोमा घबराकर गिरती, सिकंदर ने उसे थाम लिया था। रिलैक्स रहो बेगम, आधी दुनिया की परेशानी तुम्हारी शक्ल पर सजी है। वो पहली बार अरोमा को इतना तैयार देखकर बेकाबू हो रहा था। वो लेंस लगी आंखों से उसे देखने लगी, जो शेबा ने लगाए थे ताकि चश्मे की जरूरत ना पड़े। ऐसे देखोगी तो अभी रुख्ती करवा लूंगा, वो उसके देखने पर शौकी से कह रहा था। नहीं अभी नहीं, वो सर पटाकर नफी में सर हिलाने लगी। नहीं करवा रहा भाई, रिलैक्स रहो। वो उसके हाथों को थामकर हंसकर अपनी परेशान बीबी को मजीद परेशान बिल्कुल नहीं करना चाहता था।
अब मुझसे बात करना, मैं शौहर हूँ तुम्हारा। उस दिन खुद को चश्मिश कहकर बात भी नहीं की। वो उस दिन का हवाला देकर बताने लगा वो मैसेज उसने किया था। वो हैरत से देखने लगी, फिर उसकी नज़रों से शर्माकर चेहरा झुका लिया। दूसरी तरफ शाफे की बेबाक नज़रें एजल के तवाफ कर रही थी। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? एजल ने आंखों में आंखें डालकर पूछा। ईदी मिल गई मुझे? शाफे ने हंसकर दिल से उसे सराहते हुए जवाब दिया। लेकिन मैं अभी भी अपने नावल करैक्टर से मोहब्बत करती हूँ। वो उसे चिढ़ाने के लिए कह रही थी। मैं अब नावल लाकर ही नहीं दूंगा। अब बिल्कुल हम दोनों के दरमियान किसी तीसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। वो वाकई इस फजूल बात से चिढ़ने लगा था। मुझे मालूम है, तुमसे एक बार कहूंगी तो मुझे नावल का ढेर लाकर दे दोगे। एजल का इत्मीनान बिल्कुल इस बात पर कहीं नहीं गया था। इतने यकीन से कहने पर शाफे ने उसे देखा। इतना यकीन है मुझ पर? वो पूछ रहा था। हाँ, जब ही तो हम सफ़र चुना है, वो बोल रही थी। रस खोलती सबसे हसीन लग रही थी। कब जाएंगे मेहमान? वो सर पर हाथ फेरता इर्द गिर्द लगे मेले को देखकर कह रहा था। एजल उसकी बेसब्री पर हंसने लगी। सिकंदर अम्मा जान की इजाज़त से अरुमा को बाहर घुमाने के लिए ले जा रहा था। वो ड्रेस चेंज करके परेशान सी एजल को अपना रोना सुना रही थी। जब सिकंदर ने सब सुन लिया। एजल, मैं अकेली जाऊंगी उनके साथ? किसी ने देख लिया तो क्या सोचेगा? अरुमा परेशानी में भूल चुकी थी वो जिसके साथ सफ़र कर रही है वो उसका शौहर है। यही सोचेगा चश्मिश किसके साथ घूम रही है। आज से पहले इस चश्मिश के इतने पर तो नहीं निकले थे। एजल हैरत से बात बनाती उसकी बात का लुत्फ ले रही थी। देखा, मैं सही सोच रही थी। कोई देखेगा यही कहेगा। और अम्मा के हाथ पांव फूल रहे थे। अरे आड़ू, वो तुम्हारा शौहर है, अब वो जहाँ ले जाए कोई रोक नहीं सकता। एजल ने उसकी अकल पर मातम करके बताया। इतने नावल पढ़कर भी अभी तक बुद्धू थी। फिर मैं जाऊं, लेकिन वो मुझे देखते हैं। और उमा की दूसरी परेशानी पर एजल कहका लगाकर हंसती। तुम्हारे भाई ने मुझे देखना है इसलिए ड्रेस चेंज नहीं किया। यार जल्दी जाओ, फिर मैं भी कोई प्लान बनाऊं अपने सैया के साथ। वो आंख दबाकर कहती है। उमा को बौखलाने पर मजबूर कर गई। चले बेगम साहिबा, मेरी शिकायतें हो गई हैं? सिकंदर ने दरवाजे पर दस्तक देकर पूछा और उमा एजल को देखने लगी। जल्दी जाएं आप दोनों, फिर हम भी एक कैंडल लाइट डिनर करेंगे। एजल ने अब की बार उसको गुस्से से घूरा था। वो परेशानी के आलम में बाहर बढ़ गई। रात के 8 बज रहे थे। सब मेहमान जा चुके थे। सिकंदर ने साहिल समंदर पर अपनी गाड़ी रोकी थी। बाहर निकलकर अरोमा को गाड़ी के बोनेट पर बिठाकर उसके पास बैठ गया था। आप वाकई मुझे पसंद करते हैं? अरोमा को अब तक यही सवाल तंग कर रहा था। जी हाँ, कोई शक है इसमें? वो पागल से अरोमा के दिल की कैफियत समझ सकता था। क्या तुम्हें भी यही लगता है खूबसूरती का मतलब गोरा चिट्टा और हसीन होना होता है? सिकंदर ने रुख फेरकर उससे पूछा। वो जानना चाहता था वो अपने बारे में क्या सोचती है। नहीं, आपने एजल के लिए रिश्ता मांगा था, मुझे लगा वही खूबसूरत है तो उसी का ही होना चाहिए था। वो सर पर फिसलता दुपट्टा वापस रखकर कंफ्यूज सी बता रही थी। वो सब एक गलत फहमी की बना पर हुआ था, वरना मैं जानता हूँ एजल को शाफे पसंद करता है। मैं जब पहली बार तुम्हें देखा था जब से पसंद करने लगा था। वो बताते हुए कंधों के गिर्द अपने हाथ फैलाए करीब कर गया। वो झिझकते हुए सर नीचे किए थोड़ी की गर्दन से चिपका गई थी। वो इतनी ज़्यादा नर्वस हो रही थी सिकंदर से और अब दोनों के दरमियान मौजूद रिश्ते से। यही परेशान सी सूरत थी जिसका मैं दिल से गर्विदा हुआ था। वो थोड़ी ऊपर उठाए चेहरे पर आए बालों को पीछे कर रहा था। तैयारी कर लो रुखसती, बड़ी ईद पर पक्की है, फिर तुम्हारी पढ़ाई जारी करवानी है। वो उसे बोलने पर उकसा रहा था, लेकिन वो सिमटती हुई बस सुने जा रही थी उसे। ईदी देखने का बड़ा शौक है तुम्हें, अपनी ईदी कैसी लगी? वो पुरानी बात याद करता पूछ रहा था। लबों पर शरीर मुस्कुराहट थी। सारी की सारी बहुत अच्छी थी। वो खुशी से पहली बार खुश होते हुए बात कर रही थी, जवाब दे रही थी। चलो हर साल ही ईदी दिया करूंगा। वो नाक दबाकर हंसने लगा और उमा शर्माकर सर झुका दी। शाफे ने सारा फैलाव भी समेट लिया था। अम्मा जान भी पड़ोस में गई हुई थी। सिकंदर और रोमा जा चुके थे। शाफे अपने कमरे में हिसाब किताब में मसरूफ था। ये ड्रेस बोलो तो रात को भी पहनकर सो जाती हूँ। एजल उसके सर पर पहुंचकर कमर पर हाथ टिकाए पूछ रही थी। शाफे ने सर उठाकर उसे देखा। शिट यार, मैं तो भूल ही गया था तुम्हें देखना जी भरकर। वो टेबल पर कलम और सफ़ा छोड़कर उसके सामने आ गया। घेरदार फ्रॉक में नाजुक सा सरापा शाफे की नज़रों के सामने था। आखिरी ईद है, छत पर चलकर चांद देखते हैं। वो हाथ थामकर लबों से लगाकर खुशी से कह रहा था। चलो फिर देर किस बात की है? वो फ़ौरन तैयार होती उससे पहले भागती हुई चूड़ियों की छनकार सुनाते हुए ऊपर चलेगी। शाफे उसके पीछे हो लिया। यह हमारा डेटिंग पॉइंट था, एजल ने चांद को देखते हुए शाफे से कहा। उसने एजल के गिर्द बाजू फैला दिए थे। खुद में समेटकर एजल को महसूस किया। वो मुस्कुराकर शाफे को देखती अपना सर उसके सीने पर रख गई। तो ईद मेरी, शाफे ने एजल के कान पर झुककर होले से कहा। अब से सारी ईदें ही हमारी हैं। वो जी जान से मुस्कुराते हुए शाफे के गाल खींचने लगी। कभी नहीं सुधरोगी, अब शौहर हूँ तुम्हारा। शाफे उसकी बचकाना हरकत पर महसूस हुआ। सुधर जाऊंगी तो तुम्हें बुरी लगूंगी। वो दूर जाते शाफे को करीब कर गई। बीवी हूँ तुम्हारी, वो उसके घूरने पर पूरे हक से जताने लगी। शाफे ने नरमी से हिसार कायम करते उसका चेहरा करीब कर लिया। जब भी तो जी नहीं भर रहा देखकर। वो लोगों से नर्म लम्स छोड़ता पीछे हुआ। देखते रहो। वो शर्माकर तंग होते हिसार को महसूस कर रही थी। रुखसती आज ही हो जाए? वो उसके पूछने पर उसकी बेकरारी महसूस करती शर्मिला सा हंसती। अब तो तुम्हारी ही हूँ। एजल ने दोनों हाथों को पीछे ले जाकर शाफे के गिर्द तंग कर दिया। लग रहा है हमेशा से मेरी ही थी। वो भी मसरूर सा हो रहा था। मैंने कहा था जोरू का गुलाम बनोगे परी के हाथों। देख लो, परी मिल गई। एजल ने एक अदा से बालों को पीछे किया था। मुझे खुशी हुई अपने सिकंदर मिर्जा को छोड़कर। मुझे अपनाने का सोच लिया। वो अभी तक नॉवेल्स के हीरो से चिढ़ रहा था। वो अलग बात है, मेरी ज़िंदगी के हीरो तो तुम हो। मुझे पढ़ाओगे ना? शाफे उसके कान में डले आवेज़ों को छेड़ रहा था। बिल्कुल, अब अच्छी जॉब लग गई है, कल से जॉब स्टार्ट है, फिर तुम्हारे हर ख्वाब पूरा करूँगा। वो एजल के देखते हुए हुक्म मान रहा था जो वो हमेशा करता था। अपने लिए मोबाइल भी लेना पहले, ताकि जब जॉब पर हो तो मैं वीडियो कॉल कर सकूं। वो उस कीपैड मोबाइल से तंग थी जो बहाना बनाकर अपने लिए एक टच मोबाइल नहीं लेता था। ले लूँगा, अब ज़रूरी हो गया है। बेगम की पिक्चर्स भी तो पास होनी चाहिए ना।
वो गालों पर लम्स छोड़ते हुए बोलता पीछे हटा। इजल के चेहरा लाल टमाटर हो गया था, लेकिन वो फिर भी नजरें मिलाने की कोशिश करी थी, जहां आकर सब कॉन्फिडेंस कम हो जाता था। बेगम, वो उसके शर्माए चेहरे को हाथों को प्यालों में लिए मुस्कुराने लगा। लैला मजनू का अगर दीदार का दौर खत्म हो गया तो बूढ़ी अम्मा जान को खाने का पूछ लेना। नीचे से आती अम्मा जान की आवाज़ पर वो दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। चांद दूर आसमान पर उनकी खुशी से चमकते चेहरों को देखकर बादलों की ओट में छुप रहा था। जब मिले तो मुझे ईद पर मैं ये कहूँ, पिया तू ही ईद मेरी। नॉवल सुनकर अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी दीजिएगा।